हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 341। माइकल मंडप पर उतरा, जहां नदी के किनारे रहने वाले लोग और शिष्य उसके लिए उत्साह से जयकार कर रहे थे। आगे की 2 सीटों पर उसने देखा कि क्लेयर और एल्डर्स अपने चेहरे पर चमकीली मुस्कान के साथ ताली बजा रहे थे। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित एल्डरसेंड्रा भी उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ अभिवादन कर रही थी। भाई घोस्ट, आप लेवल 10 पर हैं। भाई घोस्ट, आप बहुत बढ़िया हैं। दूसरे संप्रदाय बहुत नाराज होंगे, हा 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 हा। शिष्य बहुत उत्साहित थे, एक भी शिष्य अपनी सीट पर नहीं बचा था। वे सभी घोस्ट के नाम वाले नाम बोर्ड को हवा में लहराते हुए उछलकूद कर रहे थे। भाई यहाँ आओ, सिंडी ने क्लेयर की गोद में बैठकर उसे पुकारा। क्लेयर के दाईं ओर एल्डर्स बैठे रहे, जबकि उसकी बाईं ओर नाइटमेयर के लिए आरक्षित एक खाली सीट थी। नाइटमेयर की सीट के बगल में ओलिविया, रिकी और कई शिष्य बैठे थे जो किसी और से ज्यादा समय से संप्रदाय में थे, सीनियर्स। माइकल को पास आते देख नाइटमेयर ने खुद को हवा में उछालने के लिए अपना पंख फड़फड़ाया। मुझे मास्टर घोस्ट लाने दो। रिकी जल्दी से उसके पास आया और माइकल की दोहरी तलवार की म्यान को हटा दिया ताकि माइकल कोर फॉर्मेशन योद्धाओं के लिए पहला दौर शुरू होने तक आराम से कुर्सी पर आराम कर सके। धन्यवाद रिकी, माइकल ने अपनी तलवारें रिकी को देने के बाद कहा। फिर वह सीट पर चला गया। शिक्षक, क्या आप इंसान भी हैं? जब माइकल बैठा तो ओलिविया ने पूछा। जवाब देने के बजाय उसने उसे सिर्फ मुस्कुराकर देखा। आपको इतना समय क्यों लगा? क्लेयर की आवाज़ में हंसी और चिंता का भाव था। मैं जैसे ही यहाँ आना चाहता था, मैं आ गया। क्या मैंने कुछ दिलचस्प मिस किया? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक दिलचस्प शिक्षक को क्या कहते हैं। ओलिविया ने मंच की ओर देखा जहां मेहमान मैदान पर एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। माइकल ने तुरंत लॉर्ड एश्टन को पहचान लिया। माइकल और एश्टन दोनों ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लीं। उनमें से प्रत्येक ने बस सिर हिलाया, बिना कुछ कहे उन्हें अपनी सहमति की याद दिलाते हुए। वे कौन हैं? एश्टन को छोड़कर माइकल ने बाकी लोगों को नहीं पहचाना। ओलिविया ने धीमी आवाज में राजा और राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, यह महामहिम राजा ब्रेडिया और उनकी रॉयल हाइनेस राजकुमारी कैथरीन हैं। फिर उसने लाल बालों वाले आदमी की ओर देखा। राजा के ठीक बगल में बैठे हैं उनके अनुग्रह ड्यूक ऑफ फ्लेमफेयर A1। माइकल ने उस आदमी को एक लंबी नज़र से देखा। वह गुलाम खानों की वजह से लूसीफर की हिट लिस्ट में था। आर्या के 2 भाइयों की हालत देखने के बाद वह जानना चाहता था कि वे गुलाम खानों में किस तरह के प्रयोग कर रहे थे। दुर्भाग्य से उस समय माइकल के लिए ये जगह बहुत खतरनाक थी और उसके पास बहुत सी चीज़ें थीं। अगर कोई सामान्य प्राणी आर्या के भाइयों की तरह पीड़ित होता तो वह मर जाता, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे जीवित रखता था। माइकल इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होगी कि ड्यूक A1 का गुलाम खानों के संचालन में हाथ है। माइकल गुलाम खानों की सफाई करके अच्छा सामरी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसे यह आभास था कि गुलाम खानों की सफाई करके वह अच्छा सामरी बनना चाहता था। खदानें उसे कुछ उपयोगी दे सकती हैं। मूंछों वाला वह आदमी लॉर्ड एश्टन है। वह केन परिवार का एक बुजुर्ग है, एक बकवास फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर। वह उसकी आवाज़ के जरिए उसके दिल में सदमे को महसूस कर सकता था। ओह, माइकल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वह नीले बाल कौन हैं? माइकल ने जल्दी से पूछा, इससे पहले कि ओलिविया एश्टन के बारे में विस्तार से बताए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास एश्टन और फ्यूजन स्टेज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। लॉर्ड कैल्विन, वह यहाँ किंगडम थूसिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माइकल ने जैसे ही थूसिया शब्द सुना, उसने अपने दांत पीस लिए। उसके दिल में अचानक गुस्से का विस्फोट हुआ, जैसे कोई उबलता ज्वालामुखी हो। अभयारण्य के जलने की झलक, अब्रास का जीवन, बुजुर्गों की मुस्कुराहट, अच्छी यादें, राजकुमारी के साथ विश्वासघात, सब कुछ उसकी आंखों में चमक गया। लंबे समय में पहली बार माइकल को गुस्से के कारण पसीना आ गया। उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। चूंकि अब्रास की आत्मा का हिस्सा माइकल के हिस्से के साथ और अधिक विलीन हो गया था, इसलिए उसे जो दर्द महसूस हुआ वह बहुत तीव्र था। उसके मन में उसे ऐसा नहीं लगा कि किसी और के साथ विश्वासघात हुआ है, बल्कि वह खुद ही धोखा खा रहा है। शिक्षक, क्या आप ठीक हैं? ओलिविया ने देखा कि माइकल पसीना बहा रहा था और कांप रहा था। भाई भूत, सिंडी और क्लेयर ने अपनी चिंता भरी निगाहें माइकल की ओर घुमाई। हाँ, बस मुझे गर्मी लग रही है, माइकल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। क्या आपको कुछ चाहिए टीचर? नहीं, माइकल की आवाज़ ठंडी हो गई और ओलिविया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्लेयर और नाइटमेयर जो सिंडी के साथ क्लेयर की गोद में बैठे थे, उन्हें अपने आसपास अचानक ठंडक महसूस हुई। धमाका धमाका धमाका। माइकल की सोच की धारा अचानक घंटी की तेज आवाज से बाधित हुई। उसने केल्विन से नजर हटाई और युद्ध के मंच के ऊपर एक पारदर्शी लाल चक्र घूमता हुआ देखा। चूंकि समन्वयक पहले ही खंभे और दर्पण ले जा चुके थे, इसलिए मंच खाली था। इस साल दोनों टूर्नामेंट एक के बाद एक के बजाय समानांतर आयोजित किए जाएंगे।
इसका मतलब है कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज टूर्नामेंट का एक राउंड खत्म होने के बाद कोर फॉर्मेशन का राउंड शुरू होगा इत्यादि। जेम्स हॉल की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज का पहला राउंड अब शुरू होगा। प्रतियोगी कृपया स्टेज पर कदम रखें। माइकल ने विभिन्न कवच पहने युवाओं को एक एक करके और एक एक करके ग्रुप में स्टेज पर कूदते देखा। कुछ ही मिनटों में स्टेज युवाओं से भर गया। युवाओं के पीछे पीछे कुछ समन्वयक स्टेज पर आए। कृपया स्थिर रहें। समन्वयकों की आवाज़ भी कमेंटेटरों के समान ही थी, इसलिए सभी ने उन्हें जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। समन्वयकों के निर्देश सुनने के बाद किसी ने भी अन्यथा कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वे स्थिर रहे क्योंकि उनके ऊपर का चक्र चमकने लगा और फिर लाल, हरे, पीले और नीले रंग के कई गोले चक्र से प्रतिभागियों तक उड़े। रोशनी के 4 रंग प्रत्येक प्रतिभागी के शरीर पर उतरे। पलक झपकते ही प्रतिभागियों के शरीर पर प्रकाश की एक पतली परत छा गई। उनमें से कुछ के शरीर पर नीली परत थी, कुछ के शरीर पर हरी, बाकी के शरीर पर पीली और लाल। यदि आप सोच रहे हैं या अभी भी गिनती कर रहे हैं, तो प्रत्येक रंग में 25 प्रतिभागी शामिल हैं। जिनके पास एक ही रंग की परत है, वे अगले दौर के लिए योग्य होने के लिए लड़ेंगे, इशिहारा ने समझाया। पहले दौर के नियम सरल हैं, आपको बस अन्य प्रतिभागियों को नॉकआउट करके या उन्हें युद्ध के चरण से बाहर फेंककर समाप्त करना होगा। शेष बचे 10 अगले दौर के लिए योग्य होंगे। प्रत्येक उन्मूलन से आपको एक अंक मिलेगा जिसका उपयोग बाद के दौर में आपको रैंक करने और उन्मूलन से बचाने के लिए किया जाएगा। डेरियस ने प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों को भी नियम समझाए। चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लोग नियमों से परिचित थे, फिर भी कमेंटेटर माइकल जैसे लोगों के लिए नियमों को समझाते थे जिन्होंने पहले कभी कोई टूर्नामेंट नहीं देखा था। और जब दौर शुरू होता है तो आपकी आंख ऊर्जा आपके ऊपर के चक्र द्वारा अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे आप अस्थायी रूप से अपनी साधना शक्ति खो देंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये दौर आंख ऊर्जा के बिना आपकी युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की औषधि या गोलियां लेने की भी मनाही है। कीमिया की दवाएं लेने से आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भविष्य में एलोन में होने वाले किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डेरियस के शब्दों ने प्रतिभागियों के साथ साथ भीड़ में भी तुरंत हंगामा मचा दिया। डेरियस की बात सुनकर माइकल ने भौहें सिकोड़ लीं। वह उम्मीद कर रहा था कि वह प्रतिभागियों द्वारा पहने जाने वाले कवच के बारे में बात करेगा, लेकिन डेरियस के पास कवच के बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि समिति चाहती है कि टूर्नामेंट निष्पक्ष हो, लेकिन एलेक्स जैसे अटूट कवच से ढके प्रतिभागी से लड़ना निष्पक्ष नहीं था। जो लोग एलेक्स या पीटर जैसे कवच पहनने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, वे स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। बेशक माइकल इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की योजना नहीं बना रहा था। जहां तक उसका सवाल है, गरीब पैदा होना किसी की गलती नहीं है, बल्कि ऐसे जीना और मरना है जैसा कि वह है। माइकल आसानी से अपने लिए कवच बनाने के लिए किसी बौने को खरीद या किराए पर ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पास एपीडी था जो उसे उपचार, औषधि, शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं और सिस्टम दे सकता था। एलेक्स जैसा कवच पहनने से निश्चित रूप से उसके हाथ से हाथ का मुकाबला करने और तलवार चलाने के कौशल पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब समय आ गया है कि हम तय करें कि किस समूह को पहले लड़ना चाहिए और महामहिम के अलावा इस बात का फैसला कौन बेहतर तरीके से कर सकता है। इशिहारा ने एक मीठी हंसी निकाली क्योंकि चक्र से सफ़ेद रोशनी का एक गोला राजा की ओर तैरता हुआ आया। महामहिम कृपया अपना हाथ गोले पर रखें। लाल, नीला, हरा और पीला में से कोई एक रंग चुनें। हजारों लोगों की निगाहों के सामने राजा ने अपने सामने तैरते हुए गोले पर अपना हाथ रखा। पलक झपकते ही सफ़ेद गोले से चमकीली नीली रोशनी निकलने लगी। नीली टीम ही है। बाकी प्रतिभागी कृपया अपने स्थान पर वापस लौट जाएं और जब आपकी बारी आए तो मंच पर वापस आएं। मंच पर बचे प्रतिभागियों में से माइकल ने 3 जाने पहचाने चेहरे देखे। वे इवान, विक्टोरिया और सबरीना थे। यह महसूस करने के बाद कि 3 मशहूर शिष्य एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, माइकल को लड़ाई देखने में थोड़ी दिलचस्पी हुई। शेष 25 शिष्यों ने लड़ने के लिए खुद को तैयार किया। उनमें से कुछ ने आपस में बड़बड़ाने के बाद जल्दी से 3-3 के छोटे समूह बनाए, जबकि सबरीना, विक्टोरिया, इवान जिन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, वे दूसरों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन किए बिना अकेले रह गए। लड़ाई 3 घंटियों के बाद शुरू होगी। अपने आप को तैयार करो, तुम एक सवारी के लिए तैयार हो। सबरीना, 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 इवान, 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 विक्टोरिया, 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 विक्टोरिया। सेलिब्रिटी शिष्यों के अति उत्साहित प्रशंसक उनके गले तक चीख रहे थे। माइकल का मंडप शांत था। वह अपनी सीट पर शांति से बैठा था और लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से खरीदी गई पुस्तक पढ़ रहा था। मात्र 50 बदमाश अंकों के लिए उसने पुस्तक और उसके अंदर की सामग्री का रूप बदल दिया। यदि अन्य लोग माइकल के कंधे पर देखते तो वे एक व्यापारिक साम्राज्य के निर्माण की जटिलता के बारे में पढ़ सकते थे। पुस्तक से अपनी आंखें हटाकर माइकल ने मंच पर देखा कि 15 लोग बचे थे।
वे सभी भारी सांस ले रहे थे, यहाँ तक कि सबरीना जो आराम से समय बिता रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। इवान के मुंह के कोनों से खून बह रहा था जबकि विक्टोरिया के अग्रभाग पर एक छोटा सा कट था। ये दिलचस्प हो रहा है न? आखिरी बचे 10 में से कौन होगा? इशिहारा ने पूछा। स्टेज पर बचे लोगों में से सबरीना प्रतिभागियों को स्टेज से नीचे फेंककर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन कर रही है। उसने 4 को एलिमिनेट किया था। माइकल ने जेम्स हॉल की टिप्पणी सुनी। इवान 3 प्रतिभागियों को नॉकआउट से एलिमिनेट करने के बाद उसके बगल में खड़ा है और विक्टोरिया ने नॉकआउट से 2 एलिमिनेशन और स्टेज से नीचे फेंककर 1 एलिमिनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। देखो, जब इवान चिल्लाया तो अचानक सभी की नज़र उस पर गई। बैटल स्टेज पर रखे गए रून और सरणियों ने वास्तव में माइकल का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रतिभागियों की आवाज़ को बढ़ा दिया ताकि भीड़ सुन सके कि वे लड़ते समय क्या बात कर रहे थे। स्टेज पर प्रतिभागी भीड़ की जयकार सुन सकते थे लेकिन कमेंटेटर की बात नहीं सुन सकते थे। माइकल ने देखा कि इवान विक्टोरिया पर चिल्ला रहा था जबकि एक भारी भरकम मांसल पहाड़ विक्टोरिया की ओर पागल गैंडे की तरह दौड़ रहा था। माइकल विक्टोरिया की ओर दौड़ते समय तेज आवाज़ सुन सकता था। विक्टोरिया के पिटने के बारे में सोचकर माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि जब वह आदमी विक्टोरिया को भला मारने ही वाला था, इवान ने खुद को रास्ते में फेंक दिया जिससे विक्टोरिया उस आदमी के रास्ते से दूर हो गई। धमाका! जब वह आदमी इवान से टकराया तो उनकी टक्कर से तेज धमाकेदार आवाज़ आई। वाह, ये बहुत दर्दनाक है, जेम्स हॉल ने कहा। इवान! जब विक्टोरिया ने इवान को भारी भरकम आदमी द्वारा गिराते हुए देखा तो वह अपना संयम खो बैठी। अन्य प्रतिभागियों ने तुरंत अपना ध्यान इवान पर केंद्रित कर दिया। यह एक शौकिया चाल थी जिसका सबरीना ने फायदा उठाया। वह अचानक पास के एक प्रतिभागी पर झपटी। जब उसे हवा का झोंका महसूस हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सबरीना ने उसे सीने पर जोरदार मुक्का मारकर मंच से बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर माइकल ने देखा कि विक्टोरिया ने खुद को उस बलवान आदमी पर इतनी जोर से फेंका कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब समन्वयक ये देखने आए कि इवान बेहोश हुआ है या नहीं, विक्टोरिया उसके ऊपर बैठे बलवान आदमी को मुक्का मार रही थी। नॉकआउट! इवान के बेहोश शरीर को देखने के बाद समन्वयकों ने भीड़ की ओर इशारा किया। बेवकूफ़! माइकल ने फिर से किताब पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आह भरी। तारांकन 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 तारांकन। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज के पहले राउंड के 3 घंटे और एक ब्रेक के बाद उन्होंने आखिरकार कोर फॉर्मेशन प्रतिभागियों के लिए पहला राउंड शुरू किया। कोर फॉर्मेशन प्रतिभागी कृपया स्टेज पर आएं, माइकल ने डेरियस की आवाज़ सुनी। शुभकामनाएं भाई घोस्ट, उनकी गांड मारो घोस्ट, एल्डरेना ने उत्साह से चिल्लाया। घोस्ट 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 घोस्ट! पवेलियन में जयकारों की बौछार के बीच माइकल वहां से स्टेज की ओर उड़ गया। माइकल की तरह ही एलेक्स और सेलिना को भी जोरदार जयकारे मिले। आखिरकार वे दोनों मॉर्निंग स्टार से संबंधित थे जो एलोन के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है। सूरज पहले ही क्षितिज में डूब चुका था, फिर भी उनके ऊपर की रोशनी ने अखाड़े को दिन की तरह चमका दिया। जैसे ही माइकल स्टेज पर पहुंचा, उसने देखा कि हजारों आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसके बगल में कई अनजान चेहरे खड़े थे जो किसी कारण से उससे दूरी बनाए हुए थे। किसी ने भी गठबंधन बनाने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। उनके लिए वह टूर्नामेंट जीतने के रास्ते में सबसे बड़े खतरों में से एक था। माइकल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। जहां तक उसका सवाल था, वह ये चीज़ जीतने वाला था। भूत! अचानक जब प्रतिभागी स्टेज पर इकट्ठा हो रहे थे, माइकल ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। माइकल ने आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि एंड्रूज उसकी ओर आ रहा है। एंड्रू के चिंतित उदास चेहरे के बावजूद माइकल ने तुरंत उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। एंड्रूज विंस्टन! माइकल ने एंड्रू का हाथ मजबूती से हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 1 पर थे और मरने के कगार पर थे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया घोस्ट, मैं बस यही चाहता था कि मुझे अलग परिस्थितियों में तुम्हें धन्यवाद देने का मौका मिले। माइकल ने देखा कि एंड्रूज की नज़र राजकुमारी की ओर चली गई। सभी ने राजकुमारी की ओर देखा लेकिन एंड्रूज की नज़र में कुछ अलग था। फिर एंड्रूज माइकल के बगल में खड़े होकर उनके सामने प्रशंसकों को देख रहे थे। मुझे ये जीतना है घोस्ट, एंड्रूज की आवाज़ बहुत गंभीर लग रही थी। तो तुम्हें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए एंड्रूज, माइकल ने एंड्रूज की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्योंकि मैं नहीं रोकूंगा। एंड्रूज अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। सब लोग शांत रहें। जैसे ही माइकल ने एंड्रूज से अपनी नज़र हटाई, समन्वयकों ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया।
चूंकि वे मंच पर थे, इसलिए माइकल यह नहीं सुन पाए कि टिप्पणीकार क्या बात कर रहे थे। एथन, एमेल्डा और डायना को घोस्ट और एंड्रूज को एक दूसरे से लड़ने की तैयारी करते देखकर बहुत दुख हुआ। हालांकि यह अपरिहार्य हो सकता है, फिर भी वे नहीं चाहते थे कि वे दोनों एक ही समूह में आ जाएं और एक दूसरे से लड़ें। एमेल्डा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, देवताओं से प्रार्थना की कि वे माइकल और एंड्रूज को अलग अलग समूहों में रखें। माइकल ने चक्र की ओर देखा और देखा कि यह तेजी से घूम रहा है और फिर प्रकाश के गोले नीचे भेज रहा है। अगले ही पल माइकल को एक गर्म सनसनी महसूस हुई जब उसने अपने हाथ को देखा और देखा कि उस पर एक लाल पारदर्शी परत चढ़ी हुई है। प्रतिभागियों ने जल्द ही मंच की ओर देखा, जहां राजा बैठा हुआ था। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज राउंड 1 के दौरान की तरह उन्होंने एक सफ़ेद गोला मंच की ओर बढ़ता देखा, लेकिन इस बार ये सीधे एश्टन की ओर उड़ गया। माइकल और एलेक्स को एक दूसरे से लड़ाना एश्टन का काम था, क्योंकि माइकल के पास चक्र पर कोई नियंत्रण नहीं था जिससे ये संभव हो सके। इसलिए एलेक्स को माइकल के साथ रखने के लिए एश्टन को कुछ करना पड़ा। पलक झपकते ही जब एश्टन ने गोला छुआ तो प्रकाश का सफ़ेद गोला लाल हो गया। माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, खुद को राउंड के लिए तैयार किया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि एंड्रूज के पास नीली रोशनी थी, एलेक्स और सेलिना के पास पीली रोशनी थी, जबकि पीटर और पॉल के पास हरी रोशनी की परतें थीं। अच्छा, ये निराशाजनक है, माइकल ने अंदर से आह भरी। अगर कोई सेलिब्रिटी शिष्य उसके साथ एक ही समूह में होता तो वह उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक अंक अर्जित करने के लिए बुरी तरह हरा सकता था। लेकिन जब उसने लाल परत वाले प्रतिभागियों को देखा तो उसने पाया कि वे सभी उसकी ओर देख रहे थे। हरे, पीले और नीले परत वाले प्रतिभागी अब मंच छोड़ सकते हैं और अपनी बारी आने तक लड़ाई का आनंद ले सकते हैं। माइकल ने इशारा की आवाज़ सुनी जब अन्य प्रतिभागी मंच छोड़ने लगे। गुड लक घोस्ट, एंड्रूज इतने विनम्र थे कि जाने से पहले उन्होंने ये शब्द कहे। माइकल मंच के बीच में जा रहा था, तभी उसने पीछे से एक ठंडी महिला की आवाज़ सुनी। तुम्हें हर चीज़ का भुगतान करना होगा। माइकल को उस व्यक्ति को पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, यह एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ थी। फिर भी माइकल ने ठंडी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सेलिना और एलेक्स उसकी ओर देख रहे हैं। ओह, मैं योजना बना रहा हूँ। माइकल जानता था कि उसने जो कहा वह सभी के कानों तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि आज एलेक्स मर जाएगा। माइकल को जेन को मारने में कोई दया नहीं आई और एलेक्स को मारने में तो उसे कोई दया नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था कि किस्मत चाहती थी कि माइकल एक एक करके सेलिना के चाहने वालों को छीन ले। कोई हथियार नहीं, केवल हाथ से हाथ का मुकाबला, समन्वयकों ने आकाश में उड़ान भरने से पहले उन्हें याद दिलाया। वे मंच पर प्रतिभागियों को देखते हुए आकाश में कई मीटर ऊपर तैर रहे थे। भूत, 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 भूत। माइकल के प्रशंसक जितना हो सके उतना जोर से जयकारे लगाते रहे। उनके जोरदार जयकारों ने अखाड़े को गूंजा दिया। एक पल के लिए माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानसिक रूप से सभी शोर को रोकते हुए अपने सामने की लड़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने सिर से पैर तक एक गर्म सनसनी महसूस की। वह जानता था कि यह रून था जो उसकी ताकत या गति जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए उसके शरीर पर किसी भी औषधि या रून के लिए उसे स्कैन कर रहा था। सिस्टम ने सुनिश्चित किया कि एपीडी किसी भी स्कैन द्वारा पता नहीं लगाया जाएगा। लड़ाई शुरू करने के लिए समन्वयकों के संकेत की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिभागियों ने माइकल के चारों ओर एक घेरा बनाकर माइकल को घेर लिया। वीआईपी मंडप में एथन ने घोस्ट को प्रतिभागियों द्वारा घिरा हुआ देखकर करीब से देखा। यह उचित नहीं है, उसने कहा। यह उनके लिए समझ में आता है, सबसे बड़े खतरे को पहले खत्म करना है। नॉर्विन, गोल्डन बबरू ने सेब खाते हुए कहा। एक बनाम 24 हो। फिर सभी ने माइकल की शांत आवाज़ सुनी। एथन ने उसके चेहरे पर जरा भी डर या चिंता नहीं देखी। इसके विपरीत घोस्ट शांत मुस्कान के साथ बीच में रहा। लड़कों और लड़कियों, हम या तो आसान तरीके से या कठिन तरीके से यह कर सकते हैं, माइकल ने अपने सामने खड़े युवाओं को देखते हुए कहा। आप ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हैं घोस्ट, हम पूरी तरह से कवच पहने हुए प्रतिभागी ने हंसी उड़ाई। उसने अपने सिर को एक धातु के हेलमेट से भी ढका हुआ था जो थोर के हेलमेट जैसा दिख रहा था। युवक की बातों को अनदेखा करते हुए माइकल ने कहा, आसान तरीका है कि आप आपस में लड़ें और 15 लोगों को खुद ही खत्म कर दें। घोस्ट के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर एथन की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर एथन को नहीं पता होता कि घोस्ट उसका बेटा है तो वह कहता कि घोस्ट अब तक का सबसे घमंडी आदमी है। जेम्स हॉल ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह गंभीर है या मजाक कर रहा है। तुम भले ही जीनियस हो लेकिन इस समय तुम हम सब की तरह ही हो। कवच पहने हुए नौजवान ने माइकल की ओर कई कदम बढ़ाए जबकि बाकी लोग भी उसके पीछे चल रहे थे। धीरे धीरे लोगों का घेरा माइकल के करीब आ रहा था। तुम जोकर वाकई सोचते हो कि मेरी खेती छीन लेने से मैं तुम बन जाऊंगा? हा हा हा, माइकल ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे पकड़ो। माइकल के शब्दों ने उन्हें तुरंत आग में पेट्रोल डालने जैसा झटका दिया। वे सभी माइकल की ओर सभी दिशाओं में दौड़ पड़े।
माइकल के पास पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कवच पहने नौजवान था जिसने उससे गंदी बातें की। उसने माइकल के चेहरे पर निशाना साधते हुए अपनी मुट्ठी फेंकी ताकि एक ही मुक्का मारकर उसे गिरा दे। हालांकि माइकल ने मुक्का मारने से बचते हुए दूसरे नौजवान को उसकी चमड़े की शर्ट से पकड़ लिया। बिजली की गति से माइकल ने चमड़े की शर्ट फाड़ दी और उसे एक तेज लात मारकर भीड़ में भेज दिया। गया के साथ उसके प्रशिक्षण और लड़ाई की तकनीक ने उसे आग ऊर्जा के बिना भी अमानवीय गति दी। बख्तरबंद नौजवान ने कभी नहीं सोचा था कि माइकल इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, माइकल ने अपनी फटी हुई चमड़े की शर्ट का उपयोग करके उसकी पीठ पर हाथ बांध दिए। चाहे उसने कितना भी धातु का कवच पहना हो, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे होने के बावजूद वह युवा माइकल के लिए कोई खतरा नहीं था। जब भीड़ बहुत करीब आ गई तो माइकल ने बख्तरबंद युवा को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे केंद्र की तरह इस्तेमाल किया, मैट्रिक्स मूवी की तरह भीड़ को एक शकल में लात मारते हुए। माइकल को एक ही समय में 24 प्रतिभागियों से लड़ते देख हर कोई दंग रह गया। चूंकि उन्होंने उस पर हमला करने का फैसला किया था, इसलिए माइकल को दर्द कम करने और किसी भी आंतरिक घाव को ठीक करने के लिए एपीडी का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं लगी। कुछ मिनटों के लिए बख्तरबंद नौजवान को डंडे की तरह इस्तेमाल करने के बाद माइकल ने उसे उठा लिया और नौजवान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बख्तरबंद नौजवान को एक घेरे में घुमाया जिससे प्रतिभागियों का संतुलन बिगड़ गया। अब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। आखिरकार माइकल प्रतिभागियों से कुछ दूरी पर आ गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए खुद से कहा। बेशक उसे नौजवान से कई बार मिले। आखिरकार 24 एड्रेनालाइन से भरे नौजवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कई नौजवानों ने खुद को जमीन से उठाने की कोशिश की, जबकि कुछ वहीं रुके, ये सोचते हुए कि इस पल का इस्तेमाल अनजान प्रतिभागियों को खत्म करने के लिए किया जाए या नहीं। किसी भी तरह माइकल के पास कुछ समय था, क्योंकि वह बख्तरबंद नौजवान की ओर चला गया जो जमीन पर पड़ा था और अपनी बाहों को बांधने वाली चमड़े की शर्ट को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। आह कमीने! माइकल को अपनी ओर आते देख बख्तरबंद नौजवान ने खुद को बंधन से बाहर निकालने के लिए बेचैनी से हाथ हिलाया। अगली बार आसान रास्ता चुनो। जैसे कि नौजवान का वजन कुछ भी नहीं था, माइकल ने उसे आसानी से नौजवान की ठोड़ी और छाती के बीच के अंतर से उठा लिया। पुच 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 पुच। डायना ने महसूस किया कि उसकी बहन घोस्ट को कवच पहने नौजवान को बेरहमी से पीटते हुए देखकर अपना हाथ दबा रही है। बड़ी स्क्रीन पर नौजवान का खून से लथपथ चेहरा और नौजवान के चेहरे से बहता खून दिखाया जा रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। इमेल्डा खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। घोस्ट की क्रूरता देखकर एथन भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर होगा। डायना के विपरीत उसने कभी अपने बेटे को खून के प्यासे कहर पर नहीं देखा। एथन को सबसे ज्यादा हैरानी घोस्ट के भावशून्य चेहरे को देखकर हुई। उसने उस नौजवान की जान लेते समय जरा भी नहीं सोचा। समन्वयक कृपया जल्दी करें इससे पहले कि वह उस बेचारे लड़के को मार डाले, जेम्स हॉल ने युद्ध मंच के ऊपर तैर रहे समन्वयकों को याद दिलाया। जो प्रतिभागी माइकल की क्रूरता को देख रहे थे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक पल के लिए वे समन्वयकों द्वारा घोस्ट को रोकने का इंतजार करते हुए चुपचाप खड़े रहे। थप थप। हालांकि समन्वयकों के उसके पास आने से पहले माइकल ने उस युवक के आधे मृत शरीर को प्रतिभागियों की तिकड़ी पर फेंक दिया, जो मंच के किनारे खड़े होकर दृश्य देख रहे थे। माइकल के हर शाम गया के साथ नारकीय भार प्रशिक्षण के कारण उसके पास इतनी ताकत थी कि वह शरीर को इतनी ताकत से फेंक सकता था कि बदकिस्मत प्रतिभागियों की तिकड़ी दृश्य को घूरती रह जाए। इशिहारा ने कहा, इतनी ताकत, संभावित मौत से को सहित 4 एलिमिनेशन है। एथन ने घोस्ट के खून से सने चेहरे को शैतानी मुस्कान दिखाते हुए देखा। मंच पर मौजूद कुछ लड़कियां डर के मारे कई कदम पीछे हट गईं, क्योंकि अन्य प्रतिभागियों ने फैसला किया कि दूसरों से लड़ना और उन्हें जल्दी से खत्म करना बेहतर है, इससे पहले कि घोस्ट उन पर हाथ रखे और उन्हें हरा दे। उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चलो नाचते हैं, माइकल ने हंसते हुए कहा। वह उन सभी में डर पैदा करना चाहता था जो टूर्नामेंट में उससे लड़ने वाले थे। उसके सामने मौजूद युवाओं को देखकर लग रहा था कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन दूसरों के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि यह माइकल की क्रूरता की शुरुआत थी। तारांकन 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 तारांकन। 3 सिर वाले कौवे को मारने के बाद गया और वेदोरा आखिरकार जंगल से बाहर निकल गए। घने जंगल और गया की गति के कारण वे किसी और अग्नि दानव या ग्लास रेत और 3 सिर वाले कौवे जैसे जानवरों से नहीं टकराए। शक्ति के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के बाद अयाग और अन्य 2 सिर सो गए।
वे गया के साइड बैग में शांति से सो रहे थे जबकि वह जंगल में भाग रही थी। 1 घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद वह आखिरकार खुद को एक ठंडी और शांत घाटी में पाती है। दोनों तरफ की पहाड़ियां हरी पत्तियों और नई नई उगी कलियों से लदी हुई थीं। जगह शांत थी, शांत करने वाली नहीं बल्कि एक भयानक जगह। घाटी को ढंकने वाले सफ़ेद कोहरे ने घाटी में खौफनाकपन की एक और परत जोड़ दी। हम कहाँ हैं? अयाग ने जम्हाई लेते हुए और गया के बैग से अपना सिर बाहर निकालते हुए पूछा। वाह, ये जगह मुझे खौफनाक लगती है। शायद यहाँ कुछ अग्नि राक्षस या कुछ और छिपा हुआ है, सबा ने कहा। हम अभी भी अग्नि क्षेत्र के किनारे पर हैं, जितना हम गहराई में जाएंगे उतने ही अधिक खतरे हमारे सामने होंगे, गया ने समझाया, जबकि सबा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद वेदोरा को समझ में आ गया कि यह जगह कितनी खतरनाक है। उनके आने के बाद से वे 3 अजीब जीवों से टकरा चुके थे, अग्नि दानव, ग्लासवृत और 3 सिर वाला काला कौवा। वे जल्द ही अजीब और दुर्लभ जीवों से भी टकरा सकते थे। लेकिन चाहे राक्षस और शैतान कितने भी अविश्वसनीय क्यों न हो, वेदोरा को अब और झटका नहीं लगेगा। यह अग्नि क्षेत्र था। किसी भी मानव साधक के लिए ये जगह सिर्फ एक घातक नरक थी। ये क्रूरता, जीवन धमकाने वाले परिदृश्यों, अंधकार, रक्तपात और वध की जगह थी, और यहाँ अपने जीवन को बचाने के लिए व्यक्ति केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। अविश्वसनीय ताकत के बिना ये जगह किसी भी समय व्यक्ति को मार सकती थी। गया ने आसमान की ओर देखा और आसमान में काले बादल छा गए। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, हमें वहां रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। रात। गया पहाड़ियों के चारों ओर एक गुफा खोजने के लिए देखते हुए आगे बढ़ा। तो क्या आप इस अद्भुत व्यक्ति की अद्भुत शक्तियों के बारे में बात करेंगे या नहीं? अयाग की आवाज़ गर्व और श्रेष्ठता से भरी हुई थी। हम एक गुफा खोजने के बाद बात करेंगे और मैं कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में प्रवेश करूंगा। सबा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अयाग की तुलना में सबा को साधना और इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी थी, क्योंकि जब अयाग सोता था तो सबा किताबें पढ़ने या नाइटमेयर से बात करने के लिए जागती रहती थी। वह नहीं जानता था कि कैन को कितना पता था, क्योंकि कैन अयाग की तरह बहुत बातूनी नहीं था। फ्यूजन चरण के साधक माइकल ने नेदर क्षेत्र से जो फिमर लाया था उसमें अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई थी। गया ने कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में प्रवेश करने के लिए इसे पूरी तरह से अवशोषित करने की योजना बनाई। यहाँ आने तक वह इंतजार करना चाहती थी, आगे बढ़ने से पहले अपनी नींव को मजबूत करना चाहती थी। हालांकि उसकी स्थिति बदल गई। अगर उसे इस जगह पर जीवित रहना था तो उसे आगे बढ़ना था। अपने युद्ध अनुभव, माइकल के तीरों और कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज की साधना के साथ वह आसानी से लेवल 4 से नीचे के किसी भी कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज जानवर को मार सकती है। लेवल 4 और लेवल 7 के बीच किसी भी चीज़ को मारने के लिए एक योजना और रणनीति की आवश्यकता होगी, लेकिन यह असंभव नहीं होगा। हालांकि वह लेवल 7 से ऊपर की किसी भी चीज़ को नहीं मार पाएगी, लेकिन वह कुछ मामूली घावों के साथ बच निकलने में सक्षम होगी। धत्तेरी की, तुम्हें मेरी बिजली कहाँ से चुरानी है? अयाग ने गया की बाँह पर काटा। हम तुम्हारी नई शक्तियों के बारे में बात करेंगे, मैं वादा करता हूँ। गया ने गंभीर भाव से वादा किया। वहाँ अचानक सबा ने अपनी आवाज़ उठाई जब गया ने अपनी दाईं ओर पहाड़ी पर एक गुफा देखी। गया ने अपनी आग ऊर्जा का उपयोग करके कुछ छलांग लगाकर गुफा तक अपना रास्ता बनाया। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर गया ने गुफा को रोशन करने के लिए आग का एक गोला बनाया। गुफा न तो बहुत गहरी थी और न ही बहुत चौड़ी। हालांकि ज़मीन गीली लग रही थी और छत पर बैंगनी रंग का पतंगा था। गुफा साफ थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई जीवित प्राणी है। फिर भी गया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी धारणा को गुफा के चारों ओर फैलाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुरक्षित है, गया ने गुफा में जाने से पहले वेदोरा से कहा। जेड शील्ड। गुफा में प्रवेश करने के बाद वह एक जादू करते हुए वापस मुड़ी। जल्द ही एक पारदर्शी ढाल ने प्रवेश द्वार को ढक दिया। जब तक कि यह कोर स्ट्रेंथनिंग न हो स्टेज बीस्ट, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। मैं 7 घंटे में जाग जाऊंगा। गया ने फ्यूजन स्टेज फिमर को उसके स्पेस रिंग से निकालने से पहले वेडोरा के साथ साइड बैग को उसके बगल में रख दिया। हड्डी में अभी भी चमक थी, लेकिन उतनी चमक नहीं थी जितनी माइकल ने उसे पहली बार दी थी। अपने भाइयों से मत लड़ो, गया ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अयाग के सिर पर वार किया। जब तक मैं अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझ नहीं लेता तब तक प्रतीक्षा करें, अया ने सबा के हंसने पर गुर्राहट की। तारांकन 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 तारांकन। लगभग 5 घंटे के बाद गया ने फिमर में बची हुई 90% ऊर्जा को आराम से अवशोषित कर लिया था। उसकी ऊर्जा में बहुत वृद्धि हुई थी और वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज को तोड़ने की कगार पर थी। उसके चारों ओर ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण कुछ अवांछित मेहमान गुफा की ओर आने लगे। गर्जना,
बहुत दूर से भारी गर्जनाएं आईं। पूरी घाटी में गर्जना की गर्जना सुनाई दी। कुछ देर बाद गुफा से कुछ ही दूरी पर दो विशालकाय जीव दिखाई दिए। वे दो विशालकाय पैंथर थे। उनमें से प्रत्येक के पास 12 से 15 मीटर लंबा एक बॉट था, जिससे वे एक छोटी पहाड़ी की तरह दिखते थे। उनका रूप और उनके द्वारा उत्सर्जित आग ऊर्जा कुछ ही समय में अधिकांश लोगों को भयभीत कर देगी। दोनों पैंथर एक जैसे दिख रहे थे। उनके शरीर पर भूरे रंग के पत्थर के टुकड़े देखे जा सकते थे। उनके सिर के ऊपर एक लंबा पत्थर का सींग था जो मंद रूप से चमक रहा था। इन पैंथरों की आंखें उनके पत्थर के समान रंग की थीं, लेकिन वे एक भयंकर रूप रखते थे। बकवास, कुछ हमारी दिशा में आ रहा है, अयाग ने चुपचाप गाली दी। वेदोरा को ट्विन ग्रेस्टोन पैंथर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह के जानवर बाहरी दुनिया में दुर्लभ थे। फायर रियल्म जैसी प्राचीन जगहों पर ऐसा नहीं था। ग्रेस्टोन पैंथर्स जैसे जुड़वां राक्षस जानवर अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। उनके दिमाग जुड़े हुए थे और एक बार जब वे लड़ाई में उतरते थे तो वे पूरी तरह से सही टीम वर्क हासिल कर सकते थे। सही टीम ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम वर्क के साथ ग्रेस्टोन पैंथर्स उनसे बड़े, मतलबी और अधिक शक्तिशाली जानवरों का शिकार कर सकते थे। दहाड़, अंधेरे के बावजूद पैंथर पहाड़ियों में गुफा को देखने में सक्षम थे। जैसे ही उनकी नज़र गुफा पर पड़ी, वे तुरंत भयंकर दहाड़ते हुए गुफा की ओर चलने लगे। वेदोरा को लगा कि ज़मीन कांप रही है, क्योंकि उन्होंने दहाड़ें तेज और तेज सुनी। छत को ढंकने वाले बैंगनी पतंगे हर दहाड़ के साथ उन पर टूट पड़े। अरे, हम यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? सबा ने अचानक कहा। हमें उसे जगाने की ज़रूरत है। उनकी स्थिति के बावजूद कैन अभी भी शांत लग रहा था, बिल्कुल माइकल की तरह। नहीं, हम इस जगह पर तभी बच सकते हैं जब वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज तक पहुंच जाए। हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए और उसे वह समय देना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। अयाग ने गया से पहले उतरने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए। हम ऐसा कैसे करेंगे? उस चीज़ से बात करके उसे मार डालेंगे, सबा ने झट से कहा। बेवकूफ़, मेरे पास शक्तियां हैं, और अगर मेरे पास शक्तियां हैं तो तुम दोनों मूर्खों के पास भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए। उसकी बातें सबा और कैन को वाकई समझ में आईं, फिर भी उन्हें लगा कि अपनी अज्ञात शक्तियों पर भरोसा करने का ये सही समय नहीं है। भले ही वे अपनी शक्तियों के बारे में पता लगा लें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 2 बीस्ट बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई में बच सकते हैं। ढाल अभी भी ऊपर है। चलो आशा करते हैं कि जो भी हमारी ओर आ रहा है वह कोर स्ट्रेंथनिंग बीस्ट नहीं है, सबा ने कहा। यार, मुझे घोस्ट की याद आती है। अगर वह यहाँ होता तो हम उसके कंधे पर खड़े होकर उसका मजा ले सकते थे और उसे हर चीज़ को पीटते हुए देख सकते थे। उसका उसे छोड़कर जाने का फैसला भावनाओं में बहकर बेवकूफ़ाना था, और तुमने उसे न छोड़ने के लिए मनाने के बजाय हमें उसके साथ घसीट लिया। कैन ने अयाग की बात सुनकर बड़बड़ाया। शुरू से ही वह गया कि माइकल को छोड़कर ऐसी खतरनाक जगह पर जाने के विचार के खिलाफ था। दुर्भाग्य से सबा ने अयाग का साथ दिया, इसलिए 3 में से 2 वोटों ने वेदोरा को गया के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। कैन कुछ नहीं कर सकता था। अयाग ने कैन की असहमति सुनकर उसके सिर पर मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल अयाग की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी आंखों में चालाकी भरी नज़र से पलकें झपकाईं। देखो, अगर यह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज का जानवर है तो हमें इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कर सकते, सबा ने बीच में ही कहा, लेकिन अयाग ने उसे एक क्रूर सिर का झटका दिया। हमें बस जानवर को तब तक रोकना है जब तक कि यह आधा सांप अपनी साधना से जाग न जाए। अयाग ने कैन और सबा दोनों की ओर देखा। चूंकि गया के बिना यहाँ से बाहर निकलना असंभव है और तुम हमें उसे जगाने नहीं दोगे, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम आशा करें कि तुम्हारी योजना काम करेगी। तुम क्या सोचते हो कैन? सबा ने कैन से पूछा। हम जानवर को रोक सकते हैं। अगर नाइटमेयर ने जो कहा वह सच था तो कोर स्ट्रेंथनिंग जानवर में इंसानों जैसी बौद्धिक क्षमता होगी, और हमें एक नई प्रजाति को देखकर जानवर उत्सुक हो जाएगा और हमसे निपटने के लिए पुनर्मूल्यांकन करेगा या एक नई योजना बनाएगा। हमारी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने में समय लग सकता है। अगर मुझे अपने सामने कोई नई प्रजाति दिखे तो मैं यही करूंगा। कैन के शब्दों ने किसी तरह अयाग और सबा दोनों को आश्वस्त किया। उसकी स्वीकृति के साथ अयाग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि वह कैसे ध्वनि रोना जारी रखने में कामयाब रही। माइकल के व्यक्तित्व को विरासत में लेने और इतने लंबे समय तक गया और भूत का अवलोकन करने के बाद कैन ने बहुत सी चालाक हरकतें सीख ली थीं और उसने बहुत सारा युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया था। थप थप थप, जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, जमीन और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांपने लगी। वे बैंगनी पतंगों में भीग रहे थे। गुफा के अंदर पतंगों की बारिश हो रही थी। हालांकि पतंगा वेदोरा की समस्याओं में से आखिरी था। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो उसे प्रकट करने का अब एक बढ़िया समय होगा कैन, सबा दहाड़ सुनकर कांप उठी। वह बता सकता था कि जो कुछ भी उनके पास आ रहा है वह उनकी इच्छा से ज्यादा करीब है हो सकता है।
अरे, यह अभी भी एक कोर फॉर्मेशन जानवर हो सकता है और गया की बाधा हमें बचा सकती है। सबा ने आशावादी होकर खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी मुस्कान बहुत उज्ज्वल नहीं थी क्योंकि उसकी मुस्कान के पीछे अभी भी गहरा डर छिपा हुआ था। वे कैन ने बड़बड़ाया, क्या यह एक नहीं है, ये दो हैं। दो जानवर। जैसे ही कैन ने ये शब्द कहे, सबा ने गया द्वारा डाली गई पारदर्शी ढाल के माध्यम से देखा और प्रवेश द्वार पर भूरे पत्थरों से बने दो विशाल लेकिन राजसी पैंथर खड़े देखे। वेदोरा के छोटे कद को देखते हुए पैंथरों ने उसे पहले देखा, फिर उन्होंने उस छोटे जानवर को देखा जो इंसान के सामने खड़ा था। दोनों पैंथरों के दांत थे, जिससे सबा को अपनी रीढ़ में झुनझुनी महसूस हुई। डेज़र, वहां देखो, वेदोरा को आश्चर्यचकित करते हुए एक पैंथर ने मानव भाषा में बात की। आवाज इतनी कठोर और जानवरों जैसी लग रही थी जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। जल्द ही दोनों पैंथरों ने अपने मुंह बंद कर लिए, जबकि अंधेरे में चांदी की तरह चमकने वाली उनकी सीधी पुतलियां गोल हो गईं। उनकी आंखों में जानलेवा नजर जिज्ञासा में बदल गई। हम बर्बाद हो गए हैं, सबा ने पैंथरों के खेती के स्तर को देखते हुए कहा। वे दोनों कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 3 पर थे, 3 सिर वाले कौवे गया से एक लेवल ऊपर। लेकिन पहले की तरह पैंथर्स नुकसानदेह स्थिति में नहीं थे। वास्तव में पैंथर्स के पास गुफा जैसी बंद जगह में लड़ने का फायदा था। वह क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा। दूसरे पैंथर ने शालीनता से एक कदम आगे बढ़ाया। ढाल को देखते हुए एक पैंथर ने अपना अगला पंजा उठाया, धीरे धीरे अपने पंजे को ढाल में डाला जैसे कि वह ढाल की शक्ति का परीक्षण कर रहा हो। जब पैंथर के पंजे ने ढाल को छुआ तो उसने ढाल में एक लहर पैदा की। हंफ पैंथर ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि ढाल उन्हें रोक या चोट नहीं पहुंचा सकती, हंसी उड़ाई। कदम दर कदम पैंथर ढाल के माध्यम से गुफा में प्रवेश कर गए। बाहर निकलो। अयाग की आंखें अचानक खुल गईं और उसने एक शक्तिशाली चीख निकाली। उसके मुंह से एक ध्वनि तरंग का अधिक शक्तिशाली विस्फोट निकला और पैंथर की ओर बढ़ गया। पैंथर को कई कदम पीछे धकेलने से पूरी गुफा हिंसक रूप से हिल गई। हालांकि वेदोरा अभी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 2 पर था, लेकिन ध्वनि की चीख में बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 7 द्वारा डाले गए मंत्र की शक्ति थी। पैंथर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उनकी आंखें और अधिक जिज्ञासा और रक्तपात से भरी हुई थीं। नेरोड, यह कोई स्वर्गीय जानवर होगा और इसे खाना स्वादिष्ट होगा। तेंदुओं ने एक दूसरे से बात की। हम इस जानवर के खून की एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकते और हमें ये काम उस मानव के कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में पहुंचने से पहले ही कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वह बस 1 घंटे की दूरी पर है। फिर हम जानवर को मार देंगे और उसके टूटने से पहले मानव को खा लेंगे। कैन, तुम्हारी थ्योरी के लिए इतना ही, अयाग ने गुर्राहट के साथ कहा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, कैन ने चिल्लाकर उनकी जिज्ञासा को जगाया। इन दोनों को खा लो, मैं हूं, सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं। बीच में चांदी के सिर को विनती करते हुए सुनकर पैंथर बुरी तरह मुस्कुराए। मुझे लगता है कि हमें उसे जगाने की कैन की योजना के अनुसार काम करना चाहिए। अयाग ने मुंह में लार भर ली। उसके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा उसके गर्व और अहंकार पर छाया हुआ था। जैसे ही पैंथर वेदोरा से कुछ मीटर की दूरी पर थे, एक पन्ना हरा गोला कहीं से गुफा में आया। पैंथर चौंक गए और लगभग चौंक कर पीछे की ओर उछल पड़े। धमाका। वेदोरा के पूरी तरह से गोला देखने से पहले ही वह फट गया और एक दबी हुई धमाकेदार आवाज पैदा हुई। इसके तुरंत बाद एक हरे रंग का धुआं गुफा में भर गया। वेदोरा ने तुरंत अपने छोटे पंखों से उनके नथुने बंद करने की कोशिश की। ये जलता है, आर्गगग। वेदोरा के विपरीत पैंथर गुर्राए। उनकी आवाज़ें आतंक और दर्द से भरी हुई थीं। जल्द ही वे जमीन पर गिर गए, उन्मत्त होकर लुढ़कने लगे जैसे कि उनमें आग लगी हो। अब तक वेदोरा को एहसास हो गया था कि हरा धुआं उनके लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जैसे ही पैंथर लुढ़क रहे थे जमीन पर, गुफा के बाहर से बिजली की एक सुनहरी चमक पैंथरों पर गिरी। भूत। उत्साह में चमकते हुए वेदोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वे खुद को रोक नहीं पाए और एक लंबी आह भरी। हालांकि कैन ने बिजली के बोल्ट में कुछ अलग देखा। उसने पैंथर को देखा जो बिजली के बोल्ट से मारा गया था और पैंथर की आंख से एक तलवार निकली हुई देखी। न्याय की तलवारें। गुफा में एक शांत लेकिन चुंबकीय आवाज सुनाई दी। वेदोरा ने गुफा के प्रवेश द्वार पर देखा और देखा कि शुद्ध सफेद वस्त्र पहने एक इंसान दोनों हाथों में चमकती हुई सफेद तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। एक पल के लिए वेदोरा को लगा कि यह भूत है, क्योंकि जब उन्होंने उस युवा को देखा तो उनकी आंखों में भूत की छवि चमक उठी। अपनी पोशाक के रंग के चुनाव को छोड़कर इस युवा में भूत की ही तरह की शान और शालीनता थी। सरल शब्दों में, वह वेदोरा की नज़र में भूत की तरह ही आकर्षक और तेजस्वी लग रहा था। वेदोरा ने देखा कि उस युवा ने अपनी तलवारें तेंदुओं पर उठाईं और फिर उन्हें हवा में लहराया। कुछ ही समय में उसके हाथ में मौजूद तलवारों जैसी कई ऊर्जा तलवारें तेंदुओं के ऊपर दिखाई दीं। युवा ने वेदोरा को आंख मारी, क्योंकि तेंदुओं के ऊपर लटकी तलवारें सीधे तेंदुओं को चीरते हुए जमीन पर गिर गईं। तेंदुआ दर्द से पागलों की तरह छटपटा रहे थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। फिर भी
चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे जादू नहीं कर सकते थे या तलवारों के प्रकोप से बच नहीं सकते थे। वेदोरा युवा की वीरता देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोर फॉर्मेशन लेवल 4 का युवा इतनी आसानी से एक नहीं बल्कि 2 कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 3 बीट्स को मार देगा। कैन अनुमान लगा सकता था कि यह वह हरा धुआं था जिसने तेंदुओं को किसी तरह प्रभावित किया था, जिससे वे उसके द्वारा डाले गए जादू के प्रति कमजोर हो गए थे। वेदोरा की चौंकती निगाहों के नीचे युवा तेंदुओं के करीब गया और अपनी तलवारों का उपयोग करके तेंदुओं के दिलों में छुरा घोंपकर उनकी पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फिर वह तेंदुओं की छाती से कोर निकालने के लिए नीचे बैठ गया। वाह! कुछ सेकंड के बाद युवा ने कोर को बाहर निकाला। हवा का एक तेज झोंका गुफा के अंदर घूम गया और गया के चारों ओर एक छोटा बवंडर बन गया। एक आंख को दुखाने वाली चमकदार रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। कुछ और मिनटों तक रोशनी उसके शरीर को ढकती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसने किया, मैंने, अयाग ने उत्साह से चिल्लाया। फिर गया ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी तीखी नज़र उसके सामने खड़े युवा पर पड़ी। नोआह विंस्टन। वेदोरा ने युवा को शांत मुस्कान देते हुए देखा। एलिया, या मैं तुम्हें गया एश्टन कहूँ। सिस्टम, सभी मंत्रों को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करें। माइकल क्लेयर के बगल में बैठा हुआ अपनी स्थिति विंडो को देख रहा था। उसके पास 500,000 बेहतरीन पॉइंट थे जो खर्च होने का इंतजार कर रहे थे। अद्भुत। बेशक, सिस्टम मौजूदा मंत्रों और कौशलों को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड नहीं कर सकता। अधिकतम नहीं, बस उन्हें जितना हो सके उतना अपग्रेड करें जो मेरे पास मौजूद पॉइंट से हो सके। अगर उसने मॉर्निंग स्टार और गोल्डन वैली को टूर्नामेंट से बाहर करने की प्राथमिकता नहीं सुनाई होती तो वह मंत्रों और कौशलों को अपग्रेड करने का विकल्प नहीं चुनता। अपने वर्तमान स्वरूप के साथ अपने पूर्ण लूसिफेर रूप का उपयोग किए बिना कोर फॉर्मेशन स्तर 5 से ऊपर के कई शिष्यों से लड़ना एक ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे वह जीत सकता था। एलेक्स या सेलिना जैसे हर सेलिब्रिटी शिष्य से निपटने की रणनीति बनाने के बजाय माइकल ने अंतिम योजना के साथ जाने का फैसला किया, हर चीज़ पर शक्ति की जीत। मंत्रों और कौशलों को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने से टूर्नामेंट उबाऊ और आसान हो जाएगा। होस्ट, आप कोर के बीच अजेय होंगे फॉर्मेशन स्टेज योद्धा। यह एक बुरी बात है। कैसे? बस कह रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं पहले कौन से मंत्र और कौशल अपग्रेड करूँ? रिस्पॉन्सिव शील्ड, इग्निटिया, लाइटनिंग डैश, उन्हें उसी क्रम में अपग्रेड करें। अद्भुत। आपको सिस्टम के इंटरफेस से अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपके मस्तिष्क में झुनझुनी दर्द महसूस होगा। क्या? माइकल सिस्टम की आवाज़ सुनकर दंग रह गया। हालांकि इससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्यों, सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों से ओझल हो गया। एलेक्स और सेलिना के लिए एक और एलिमिनेशन। जब वह सिस्टम से बाहर निकला तो माइकल ने सुना जेम्स हॉल की उत्साहित आवाज़। उसने चारों ओर देखा कि मॉर्निंग स्टार के शिष्य एलेक्स और सेलिना को खुश करने के लिए जितनी जोर से हो सके चिल्ला रहे थे। मंच पर एलेक्स और सेलिना एकदम सही लय में आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वे नाच रहे हों। हर बार जब वे किसी बदकिस्मत प्रतिभागी के करीब पहुंचते थे तो या तो सेलिना जबड़े के किनारे एक मुक्का मारकर प्रतिभागी को बेहोश कर देती थी या एलेक्स प्रतिभागी को ऐसे फेंक देता था जैसे वह कपास की बोरी हो। वे वास्तव में राउंड 1 को आसान बना रहे हैं, इशिहारा ने कहा। बड़े दर्पण में माइकल ने देखा कि एलेक्स एक पल के लिए उसकी ओर देखता है, इससे पहले कि स्पार्टन एक प्रतिभागी को मंच से नीचे गिरा दे। अचानक माइकल के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली जब उसे अचानक अपने सिर में एक भयंकर दर्द महसूस हुआ। साले, उसने सिस्टम को लगभग जोर से कोसा। लानत, सिस्टम ने उसे बताया कि उसे झुनझुनी जैसा दर्द महसूस होगा, लेकिन उसे जो महसूस हुआ वह झुनझुनी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग में जंग लगी कील से वार कर रहा हो। भाई, तुमने कुछ कहा? सिंडी ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से पूछा। नहीं। फिर से, उसने बड़बड़ाया। इस बार क्लेयर ने अपना सिर घुमाया। माफ़ करना। इससे पहले कि वह दर्द की एक और चीख निकाल पाता, माइकल खड़ा हो गया और अपनी सीट से उठ गया। भाड़ में जाओ सिस्टम। अखाड़े के नीचे हॉल में जाते हुए जहां कुछ शिष्य और गुरु लोगों की नज़रों से दूर रणनीति बना रहे थे, उसने सिस्टम को कोसा। वह पूरी ताकत से दर्द से लड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। छोटे संप्रदायों के कई शिष्यों ने उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया उन्हें। उसे उम्मीद थी कि रणनीति बनाने वाले हॉल में इन सीढ़ियों से कम भीड़ होगी। सौभाग्य से उसके पास एपीडी था जिसने उसे उपचार औषधि का इंजेक्शन लगाया, जिससे दर्द कुछ हद तक कम हुआ। जल्द ही उसे पसीना आने लगा जैसे कि वह किसी भट्टी में बंद हो गया हो। गलियारों की भूल भुलैया से गुजरते हुए माइकल आखिरकार एक विशाल हॉल में पहुंच गया जहां विभिन्न कवच और वर्दी में शिष्यों के कई समूह थे। वे सभी बेहद तनाव में दिख रहे थे। माइकल ने कुछ पलों के लिए हॉल के चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र एक छोटे शेर के सिर पर पड़ी जिसने अपने मुंह से पानी थूका। छोटे शेर के सिर के ऊपर उनके पास एक दर्पण लटका हुआ था। अब जब उसने चारों ओर देखा तो उसे ऐसी कई संरचनाएं दिखाई दीं। उसने अनुमान लगाया कि घबराए हुए प्रतिभागी युद्ध के मंच पर जाने से पहले अपना चेहरा धो सकते हैं और थोड़ा तरोताजा हो सकते हैं।
क्या वह भूत है? हाँ, ये है। वह यहाँ क्या कर रहा है? उससे दूर रहो। क्या तुमने देखा कि उसने उस आदमी के साथ क्या किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा सौम्य दिखने वाला आदमी इतना क्रूर होगा। शश, वह हमारी बात सुन लेगा। हालांकि माइकल ने शिष्यों के बीच उसे नहीं देखा, लेकिन सबरीना ने उसे देखा। वह उन लोगों को लात मारना चाहती थी जो उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। यहाँ के ज्यादातर शिष्यों से अलग, घोस्ट ने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया। सबरीना घोस्ट की इस बात की प्रशंसा करती थी। इसके अलावा उसे घोस्ट के प्रति बहुत आभार महसूस हुआ, जिसने न केवल उसे बल्कि उसकी माँ और एंड्रूज को भी बचाया। इस अपग्रेड में कितना समय लगेगा? माइकल ने सिंक के किनारे को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मोती जैसे सफ़ेद सिंक में दरारें दिखाई देने लगीं। सिंक को छोड़ते हुए माइकल ने अपने चेहरे से पसीना धोने के लिए मुट्ठी भर साफ पानी लिया। वह अपने चेहरे पर तब तक पानी छिड़कता रहा जब तक कि उसे आईने में अपने पीछे खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दिया। मिस सबरीना, माइकल ने अपने चेहरे से पानी बहते हुए अपने काले टर्टलनेक पर वापस देखा। यहाँ माइकल अपने स्पेस रिंग से तौलिया निकाल पाता, इससे पहले ही सबरीना ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाया। धन्यवाद। माइकल इतना दर्द में था कि सबरीना से रुमाल के लिए बहस नहीं कर सकता था। यहाँ आने के बाद से ही सबरीना का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब पुरुष शिष्य माइकल से बहुत ईर्ष्या करने लगे थे। वह न केवल स्वेच्छा से उससे बात करने गई बल्कि उसे अपना रुमाल भी दिया ताकि वह उससे अपना चेहरा पहुंच सके। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। सबरीना ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया और आखिरकार ये शब्द बोले, शूट। माइकल ने अपना चेहरा धोने के बाद कुछ बेहतर महसूस किया। उसके दिमाग का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। माइकल ने अपने स्पेस रिंग से एक चमड़े का ड्रिंकिंग पाउच निकाला। जब सबरीना अपने शब्द बना रही थी तो उसने पाउच से एक लंबा घूंट लिया। फिर वह अपने पीछे की दीवार पर झुक गया। मुझे पता है कि एलिया टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी चैंपियनशिप जीतने का मौका है? माइकल उसके सवालों से वाकई हैरान था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह उसकी स्वीकृति या कुछ और चाह रही थी। माइकल अकेला नहीं था जो हैरान था, उसके दोस्त हैरान लग रहे थे। सबरीना एक ऐसी लड़की थी जो स्वतंत्र, मजबूत और कोई तो घमंडी भी कह सकता है। हालांकि इस समय वह घोस्ट के सामने बहुत आज्ञाकारी और नम्र लग रही थी। उन्होंने उसे पहले कभी इस तरह से पेश आते नहीं देखा था। सबसे पहले, आपको दूसरों से यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। दूसरे, एलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मेरा फैसला पक्षपातपूर्ण होगा। तीसरे, आप अच्छे हैं, आपके पास ये चीज़ जीतने का मौका भी है, लेकिन अगर एलिया यहाँ होती तो वह चैंपियनशिप उसकी होती। माइकल की बातें सुनकर कई लोगों ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि सबरीना नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन उनका चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल गया। मेरे साथ ईमानदार होने के लिए शुक्रिया। कभी भी मिस सबरीना। माइकल ने पानी का एक और घूंट लिया। और कृपया मुझे सभी कहें। माइकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हॉल से बाहर निकलने से पहले रुमाल उसे वापस दे दिया। वह कोने में गायब होते माइकल की आकृति को घूरती रही। माइकल के हॉल से बाहर निकलने के कुछ ही पल बाद एंड्रूज उसके पास आया। तुमने उससे क्या पूछा? एंड्रूज को डर था कि उसने उससे जुड़ी कोई बात की होगी। मैंने उससे वही सवाल पूछा जो मैंने नूह से पूछा था। क्या आपको लगता है कि अगर एलिया मेरे साथ टूर्नामेंट में हिस्सा ले तो मेरे पास अभी भी चैंपियनशिप जीतने का मौका है? ओह, एंड्रूज को एक ही समय में आश्चर्य और राहत महसूस हुई। नूह ने कहा कि मैं टूर्नामेंट जीतूंगा चाहे टूर्नामेंट में कोई भी हो। मुझे पता था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं निराश महसूस नहीं करूंगा। हाँ, वह तुम्हारा भाई है, उसे तुम्हें प्रेरित करना चाहिए। एंड्रूज ने सबरीना को एक सौम्य मुस्कान प्रकट करते हुए देखा। घोस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे दूसरों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, और क्योंकि एलिया उसकी प्रेमिका है इसलिए उसका निर्णय पक्षपातपूर्ण होगा। वह एक पल के लिए रुकी। और एलिया अगर यहाँ होती तो चैंपियनशिप जीत जाती। एंड्रूज ने भौहें सिकोड़ी। नूह के विपरीत एंड्रूज को नहीं पता था कि एलिया क्या करने में सक्षम है। जहाँ तक उसका मानना था, सबरीना निस्संदेह बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज चैंपियनशिप जीतेगी। आप लोगों ने हमेशा मुझे लाड़ प्यार दिया क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ। किसी को बिना किसी संदेह के मुझे सच बताते देखना ताज़ा करने वाला था। मेरे लिए इसे मीठा बना रही हूँ। एंड्रूज ने देखा कि जैसे ही उसने रुमाल को अपनी छाती पर कस लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमकने लगी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे नहीं पता। वह मेरे भाई जैसा था जो मुझे कभी नहीं मिला। हंट परिवार में भाई बहनों का रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत था। सबरीना के शरीर में भी हंट परिवार के जीन थे, इसलिए वह अंदर से घोस्ट के साथ जुड़ाव महसूस करती थी। किसी तरह घोस्ट को नूह की याद आती थी, भले ही उनके व्यक्तित्व अलग अलग थे। सबरीना घोस्ट के साथ अपनेपन की भावना को दूर नहीं कर पाए। इस वजह से टूर्नामेंट के बाद वह अपनी बहन रोवेना के जरिए घोस्ट की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहती थी।
अगर कोई घोस्ट के माता पिता या उसके अतीत के बारे में पता लगा सकता था तो वह स्काईहॉल की पवित्र युवती उसकी बहन ही होगी। इस बीच घोस्ट फ्रेश होकर अपनी सीट पर वापस आ गया। उसके दिमाग में दर्द अभी भी था, लेकिन पहले से बहुत कम। बधाई हो, स्पेल रिस्पॉन्सिव शील्ड को लेवल 8 में अपग्रेड कर दिया गया है। होस्ट अब कोर फॉर्मेशन स्टेज योद्धा के किसी भी स्पेल अटैक से पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। चेतावनी, कोर फॉर्मेशन लेवल द्वारा डाले गए लीजेंडरी स्पेल अभी भी कुछ नुकसान कर सकते हैं। आखिरकार माइकल ने एक मुस्कान छोड़ी। अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाते हुए उसने एश्टन के साथ उसी स्टेज पर नीले बालों वाले नौजवान को देखा। मैं तुम्हारी प्यारी छोटी थूसिया को ईंट से ईंट करके नष्ट कर दूंगा। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 346। अब टूर्नामेंट समिति हमारे दर्शकों को रिवाइटलाइजिंग गोलियां प्रदान करेगी, इशिहारा ने कहा। इस गोली को लेने के बाद आप आराम और तरोताजा महसूस करेंगे। सराय और शराबखानों में युवाओं के बीच झगड़े के बारे में कई शिकायतें थीं। लोगों ने जेम्स हॉल को सुना। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 2 कुलीन परिवार विलुप्त हो गए क्योंकि उनके परिवारों के युवा कुर्सियां उपलब्ध होने तक इंतजार नहीं कर सके? जेम्स हॉल ने आह भरी। दुर्भाग्य से यह पूरी दुनिया में होता है। पारिवारिक शक्ति कई युवाओं के दिमाग को धुंधला कर देती है, इसलिए वे गलत लोगों से लड़ाई करते हैं। इस दुनिया में कई दुष्ट साधक हैं जो कुछ राज्यों के सबसे मजबूत परिवारों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। माइकल युवा गुरुओं के बारे में टिप्पणीकारों की बकवास सुनता रहा और कैसे उन्हें पीटा गया और उनके परिवार बर्बाद हो गए। इस बीच समन्वयक दर्शकों को छोटे छोटे पन्ना रंग की गोल गोलियां भेजते हुए अखाड़े में उड़ गए। साधकों सहित सभी को एक गोली मिली। क्लेयर ने सिंडी को गोली निगलने में मदद की। अगले ही पल कॉन्डी ने गोली निगल ली। नींद की कमी के कारण उसकी आंखों के नीचे बने काले घेरे फीके पड़ गए। उसका चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे किसी ने उसके दिमाग में मोमबत्ती डाल दी हो। नई ऊर्जा के साथ सिंडी खुशी से ताली बजाने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा अखाड़ा जयकारों से गूंज उठा जैसा कि टूर्नामेंट की शुरुआत में हुआ था। कुछ ही मिनटों में हम बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज चैंपियनशिप का दूसरा राउंड शुरू करेंगे, डेरियस की आवाज़ ने लोगों को शांत कर दिया। लोग अपनी सीटों पर आगे झुक गए। टूर्नामेंट का दूसरा राउंड बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पहले दौर में, एक साधारण बदलाव के साथ। दूसरे दौर में प्रतिभागी अपनी पसंद का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे युद्ध के बीच में अपने हथियार नहीं बदल सकते। आप इसे चुनते हैं, आप इसके साथ बने रहते हैं। क्या इस हथियार में रून हो सकते हैं? इशिहारा ने डेरियस से पूछा। समिति ने रून के बारे में लंबी चर्चा की, लेकिन अंततः प्रतिभागियों को रून वाले हथियार नहीं लेने देने का फैसला किया। अगर यह पहले होता तो माइकल रून वाले हथियारों के बारे में चिंतित होता। मंत्र और कौशल को अपग्रेड करने के बाद, जब तक कि किसी प्रतिभागी के पास कोई लीजेंडरी हथियार न हो या उसने कोई लीजेंडरी मंत्र इस्तेमाल न किया हो, माइकल कोर फॉर्मेशन योद्धाओं के बीच अजेय होगा। जब मेरी बारी आई तो मुझे याद दिलाना। बाकी लोगों से अलग, माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से खरीदी गई किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे दौर के लिए योग्य 40 प्रतिभागियों को 10 के 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा। 10 में से उनमें से प्रत्येक अपने समूह के दूसरे प्रतिभागी से लड़ेगा। यह आमने सामने की लड़ाई होगी। जेम्स हॉल ने दूसरे दौर के प्रारूप का वर्णन किया। उन्मूलन प्रक्रिया कैसे काम करती है? इशिहारा ने पूछा। एक प्रतिभागी को लड़ाई जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को आत्मसमर्पण या नॉकआउट करना चाहिए। याद रखें कि युद्ध के अनुभव का हिस्सा ये जानना है कि कब पीछे हटना है। कई प्रसिद्ध साधकों ने अपने जीवन में एक और दिन लड़ने के लिए, जीवित रहने के लिए आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने में कोई शर्म नहीं है। माइकल जानता था कि डेरियस के शब्द सच थे, फिर भी उसे संदेह था कि ये मूर्ख युवा स्वामी और युवा में से आत्मसमर्पण करना चुनेंगे। उनमें से कई आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उनके लिए आत्मसमर्पण करना शर्म की बात थी। जेम्स हॉल ने कहा, हाँ, आत्मसमर्पण करने से आपकी जान बच सकती है क्योंकि समन्वयक हमेशा समय पर आकर आपको नहीं बचा सकते। यदि मृत्यु होती है तो परिवारों और संप्रदायों को प्रतिभागी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से मना किया जाता है। यदि पीड़ित के परिवार या संप्रदाय द्वारा प्रतिभागी को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो गार्जियन गिल्ड इसे उनके विरुद्ध कार्रवाई के रूप में लेगा और पूरी ताकत से आप पर हमला करेगा। जब सभी को लगा कि डेरियस इससे अधिक गंभीर नहीं लग सकता तो उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। माइकल डेरियस की बात सुनकर खुश हुआ। इस तरह से उसे एलेक्स को मारने के बाद फिशर परिवार द्वारा पीछा किए जाने की चिंता नहीं होगी। बेशक वह जानता था कि वे अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर भी माइकल को एलेक्स को मारना पड़ा। यह एलेक्स ही था जिसने माइकल के सिर पर एक अनुबंध रखकर उसे इस बिंदु पर धकेल दिया। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ समय बिताने के बाद माइकल को समझ में आने लगा कि ग्रिम रीपर्स कैसे काम करते हैं। जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, ग्रिम रीपर्स पैसे के लिए किसी को नहीं मारेंगे। वे कमज़ोर या बिना किसी शक्ति के लक्ष्य चुन रहे थे।
ग्रिम रीपर्स हत्यारों और राजनेताओं का एक संकर थे। यही कारण था कि ग्रिम रीपर्स ने कभी भी राजा या संप्रदाय के नेता जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्य को नहीं मारा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गिल्ड का सफाया हो जाएगा। हमारे सम्मानित अतिथि और न्यायाधीश तय करेंगे कि कौन किसका सामना करेगा। अब शुरू करते हैं। 4 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। वर्तमान में दर्शक अपेक्षाकृत कम ही युद्ध के मंच को देख रहे थे। मंच पर चांदी के नाइट कवच पहने एक व्यक्ति भूरे चमड़े के कवच में युवा के साथ फर्श पर पोछा लगा रहा था। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हो? सभी ने नाइट कवच में युवा को घुरघुराते हुए सुना। उसने सुनहरे बालों वाले युवा को गर्दन से पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारता रहा। ये बहुत पहले से ही युद्ध नहीं रहा है। वह आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा है? इशिहारा की आवाज़ हमेशा की तरह उतनी खुश नहीं थी। उसे सुनहरे बालों वाले युवा पर दया आ रही थी। ये स्पष्ट था कि एंड्रूज के पास वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है, लेकिन आपको ये समझने के लिए युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है कि कब पीछे हटना है और आत्मसमर्पण करना है। तुम सही कह रहे हो जेम्स। सर गैलाहर एंड्रूज को आत्मसमर्पण करने का मौका दे रहे हैं। अगर कोई और सर गैलाहर की जगह होता तो एंड्रूज अब तक अपनी जान गंवा चुका होता। वह आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा है? क्लेयर की आवाज़ चिंता और दया से भरी हुई थी। माइकल ने स्टेज पर राजकुमारी कैथरीन को देखते हुए मन ही मन कहा, प्यार। राजकुमारी की मुट्ठी बंद होना और हाथ कांपना इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि वह एंड्रूज से प्यार करती है। अन्यथा स्टेज पर खून से लथपथ एंड्रूज को देखकर राजकुमारी इतनी पीली और उदास क्यों दिखेगी? माइकल दया और प्यार में अंतर करने के लिए काफ़ी समय तक जीवित रहा। पिटाई लगभग आधे घंटे तक चलती रही। माइकल एंड्रूज की पिटाई सहने की क्षमता से हैरान था। पहले तो माइकल को लगा कि 10 मिनट तक पीटने के बाद वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। एंड्रूज की पिटाई करने के बाद आर्गे शूरवीर अपना आपा खोने लगा। एंड्रूज को अपने से कुछ मीटर दूर फेंकने से पहले उसने गुर्राहट की। गलाहर के लाल बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान कहीं नहीं दिख रही थी। अपना धैर्य खोते हुए गलाहर ने यह नहीं देखा कि एंड्रूज उसके बगल में पड़ी अपनी तलवार की मूठ पकड़ रहा है। एंड्रूज ने तलवार को गैलाहर की नज़रों से छिपाते हुए एक तरफ करवट बदल ली। मैं लड़ाई रोकने जा रहा हूं। एमेल्डा एंड्रूज को पीट पीट कर मरते हुए नहीं देख सकती थी। वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चिपटना, पुलच। अचानक धातु से टकराने की आवाज़ अखाड़े में गूंजी और उसके बाद मांस के छुरा घोंपने की आवाज़ आई। एमेल्डा ने अपनी आंखों को साफ करने के लिए आंसू पोंछे। जब उसकी आंखें साफ हुईं तो उसने देखा कि एंड्रूज गलाहर के हाथ से हवा में लटका हुआ था, लेकिन गलाहर के गले में तलवार फंसी हुई थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले गलाहर ने एंड्रूज को उसकी गर्दन से पकड़ा। हमेशा की तरह इस बार सभी को लगा कि गलाहर एंड्रूज की गर्दन तोड़ देगा। गुस्से की गर्मी में गलाहर ने एंड्रूज की पीठ के पीछे छिपी तलवार को नोटिस नहीं किया। जब गलाहर ने एंड्रूज को उठाया तो एंड्रूज ने गति का इस्तेमाल करके गलाहर के गले में छुरा घोंप दिया। गलाहर ने एंड्रूज को छोड़ दिया क्योंकि वह तलवार को अपने गले से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तलवार बहुत गहरी थी और इससे पहले कि वह तलवार को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ताकत जुटा पाता, गलाहर के शरीर ने उसे छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में गलाहर ने एक बार और हमेशा के लिए हिलना बंद कर दिया। समन्वयक युद्ध के मंच पर उतरे, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। नाड़ी की जांच करने के बाद समन्वयकों ने अपना सिर हिलाया। मृत एंड्रूज विंस्टन जीतता है। समन्वयकों ने जैसे ही घोषणा की, भीड़ जयकारे लगाने लगी। कई लोग अभी भी सदमे में थे, धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर रहे थे कि एंड्रूज, जो मुश्किल से जीवित था, एक शूरवीर को हराने में सक्षम था। यहाँ तक कि माइकल भी एंड्रूज को स्वीकृति देने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे उपचार औषधि दो। राजकुमारी कैथरीन की अचानक चीख ने सभी को चौंका दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश ने सोचा कि यह एक राजकुमारी का कोमल हृदय था जिसने उसे एंड्रूज की परवाह करने के लिए प्रेरित किया। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब कोर फॉर्मेशन स्टेट चैंपियनशिप में केवल एक ही मुकाबला बचा था। आखिरी मुकाबले की घोषणा करने से पहले फिर से समन्वयकों ने दर्शकों को रिवाइटलाइजिंग पिल से पुरस्कृत किया। गोलियां लिए बिना भी भीड़ आखिरी मुकाबले के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि केवल 2 प्रतिभागी ही लड़ने के लिए बचे थे, घोस्ट और एलेक्स। अब दूसरे राउंड की अंतिम लड़ाई का समय आ गया है, वह लड़ाई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। जेम्स हॉल भीड़ की तरह ही उत्साहित लग रहे थे। प्रतिभागी घोस्ट और एलेक्स, कृपया लड़ाई के मंच पर आएं। घोस्ट, 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 एलेक्स, 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 एलेक्स। घोस्ट और एलेक्स के दोनों प्रशंसकों ने अपने जोरदार जयकारों से अखाड़े को हिला दिया। जल्द ही जयकारे इस प्रतिस्पर्धा में बदल गए कि किसकी जयकार ज्यादा तेज है। उनके जोरदार जयकारों के बीच माइकल और एलेक्स अपने चेहरे पर मुस्कान लिए युद्ध के मैदान में उतरे।
एलेक्स ने अपनी पीठ से एक लंबा सुनहरा भाला निकाला जबकि माइकल स्थिर रहा। समन्वयकों ने अपनी कलाई हिलाई क्योंकि माइकल को लगा कि उसके पास से एक गर्म हवा गुजर रही है। ये युद्ध के मैदान पर रखे गए रून थे जो छिपे हुए हथियारों या रून वाले हथियारों की तलाश कर रहे थे। माइकल की ओर देखते हुए एलेक्स ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अब समय आ गया है कि हम अपना छोटा सा विवाद खत्म कर दें। जैसे ही माइकल और एलेक्स युद्ध मंच के किनारों पर खड़े हुए, जयकारे कम हो गए। भीड़ जयकार करने के लिए बहुत उत्साहित थी। माइकल शांति से अपने हाथ जोड़े रहे। उन्होंने अपनी दोहरी तलवारें नहीं निकालीं। दूसरी तरफ एलेक्स अपने हाथ में अपने लंबे सुनहरे भाले के साथ खड़ा था। भाला ऐसा कुछ नहीं था जो शिल्प कौशल की झलक देता हो, बल्कि ये देखने में सादा था। पूरा भाला सोने से बना हुआ लग रहा था, लंबा सिरा बेहद नुकीला और नुकीला लग रहा था। अपने सामान्य दिखने के बावजूद माइकल भाले से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। चूंकि प्रतिभागियों को आग ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए माइकल भाले से खुद को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिव शील्ड का उपयोग नहीं कर पाया। सौभाग्य से माइकल ने अपनी तलवार की महारत को 96% और सरपेंट मेगा को 93% तक प्रशिक्षित किया। इन दोनों कौशलों ने उन्हें आग ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी फुर्ती से और अत्यधिक गति से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? मुझे एक चैंपियनशिप जीतनी है। माइकल सभी को उबा हुआ लग रहा था। क्या तुमने सुना दोस्तों? वह बहुत आश्वस्त है, इशिहारा ने टिप्पणी की। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक महीन रेखा होती है, हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कौन सा क्या है, जेम्स हॉल ने इशिहारा को उत्तर दिया। माइकल के शब्दों ने एलेक्स के प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी। उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ। मॉर्निंग स्टार का शोर खत्म हो गया और एलेक्स के प्रशंसक एक स्वर में नारे लगाने लगे जबकि माइकल उनके जयकारों के बावजूद शांत रहे। हालांकि अचानक माइकल की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि एलेक्स ने अपनी छाती को ढकने वाला कवच हटा दिया है। भाला नीचे गिरे बिना स्थिर रहा जबकि एलेक्स एक एक करके अपने कवच के टुकड़े हटाता रहा। थपथपाना। एलेक्स ने कवच के टुकड़े जमीन पर फेंके। हर बार जब कोई टुकड़ा मंच से टकराता तो भारी धातु से थपथपाने की आवाज आती। तुम मजाक कर रहे हो? माइकल उलझन में था। एलेक्स क्या कर रहा है? माइकल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भ्रमित था, यहां तक कि इशिरा भी सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। वह घोस्ट पर अपना लाभ खो रहा है और मैदान को समतल कर रहा है। हालांकि डेरियस के शब्द समझ में आए, लेकिन कई लोग एलेक्स पर विश्वास नहीं कर पाए। मैं तुम्हें मारने के बाद मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मुझे लाभ मिला था, एलेक्स ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसके शब्द रून द्वारा प्रवर्धित हो गए और एथन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डायना ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपनी आंखों में हत्या के इरादे को दिखाने से रोकने की पूरी कोशिश की। मुझे मार दोगे? माइकल ने चौंकने का नाटक करते हुए अपना सिर झुकाया। तुम दया की भीख नहीं मांगोगे और आत्मसमर्पण नहीं करोगे, है न? जैसे ही उसने हंसी, एलेक्स ने अपने पेट को ढकने वाले कवच का आखिरी टुकड़ा हटा दिया। कवच को मंच पर फेंकते हुए वह दर्शकों के सामने अपनी निर्दोष चिकनी त्वचा को फ्लेक्स करता हुआ खड़ा हो गया। एलेक्स के पास 6 पैक एब्स, छेनी हुई छाती और सही ढंग से रखी गई मांसपेशियों के साथ एक आदर्श ऊपरी शरीर था। हे भगवान, बहुत सेक्सी। बहन सेलिना वाकई बहुत किस्मत वाली लड़की है। ओह, उसके पेट को तो देखो, बहुत चिकना। हवा में लहराते चांदी के बालों और एक हाथ में सुनहरे भाले के साथ एलेक्स पत्रिकाओं के लिए एक मॉडल की तरह लग रहा था। कई लड़कियों की आंखें एलेक्स को देखकर चमक रही थीं, यहां तक कि पुरुष भी उसके शरीर से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए। माना कि साधकों के शरीर अच्छे होते हैं, लेकिन एलेक्स का शरीर शानदार था। ये स्पष्ट था कि वह साधना के अलावा कसरत भी कर रहा था, अन्यथा उसे इतनी बेहतरीन मांसपेशियां नहीं मिलती। चलो शुरू करते हैं, एलेक्स ने माइकल को आगे बढ़ने के लिए ताना मारा। लड़ो, 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 लड़ो। उन दोनों को लड़ने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते देखकर भीड़ फिर से भड़क उठी। एलेक्स के विपरीत माइकल ने अभी भी अपनी तलवारें नहीं निकाली थीं। डायना और एथन अपनी सीटों के किनारे पर चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें माइकल से नहीं हटाई थीं। अखाड़े में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि सामरिक हॉल में मौजूद लोग भी, युद्ध देखने के लिए बाहर आ गए। एलेक्स ने अपना कवच हटाकर गलती की। उसने घोस्ट पर जो लाभ था उसे छोड़ दिया। एलेक्स और माइकल के बीच यही अंतर था। माइकल कभी भी अपना लाभ नहीं छोड़ता। इस प्रकार माइकल के पास अभी भी एपीडी था जो उसे हीलिंग पोशन जैसे पोशन इंजेक्ट कर सकता था। ये देखते हुए कि एपीडी जंक मेटल से बना था और सिस्टम से जुड़ा था, रून एपीडी को नहीं उठा पाए। जहां तक समिति और समन्वयकों का सवाल है, एपीडी सिर्फ एक काला ब्रेसलेट था जिसे माइकल ने स्टाइल के लिए पहना था। जब माइकल और एलेक्स करीब आए तो एलेक्स ने माइकल की छाती पर निशाना साधते हुए भाला मारा। उसका वार इतना तेज था कि वह लगभग अपने लक्ष्य पर जा लगा। अपने शरीर को हिलाकर माइकल ने भाले को चकमा दिया, फिर भी एलेक्स ने माइकल को डंडे से मारने की जल्दी की।
डंडे के हमले के बाद एलेक्स ने माइकल को राउंडहाउस किक मारी। हालांकि एलेक्स ने अपनी कमर के ऊपर का कवच हटा दिया था, फिर भी उसने मेटल के जूते पहने हुए थे। इसलिए जब किक माइकल के कंधे पर लगी तो माइकल ने कुछ मीटर दूर धक्का दिया, जबकि माइकल को अपने कंधे की हड्डियों में दर्द महसूस हुआ। अगर किक थोड़ी ज़्यादा ज़ोरदार होती और उसे एपीडी नहीं होता तो उसका कंधा उखड़ जाता। माइकल को सांस लेने का एक पल भी मौका दिए बिना एलेक्स ने माइकल के गले पर भाला तानते हुए उस पर हमला किया। एलेक्स की हरकत को देखने वाले सभी लोग जानते थे कि उसका ध्यान घोस्ट को आत्मसमर्पण करवाने पर नहीं था, बल्कि वह उसे मारना चाहता था। अपने दुखते कंधे को हिलाते हुए माइकल ने भाले के नुकीले सिरे को जल्दी से चकमा दिया और अपने दूसरे हाथ से ब्लेड के ठीक नीचे शाफ्ट पर भाला मारा। जब सभी को लगा कि एलेक्स ने नज़दीक आकर गलती की है तो एलेक्स ने भाला पीछे खींचा और बीच में से भाले को पकड़ लिया। चुक 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 चुक, एलेक्स ने भाले और अपने नंगे हाथ से माइकल पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके टकराव से लगातार आवाज़ें निकल रही थीं और माइकल को ऐसा लग रहा था कि वह किसी मार्शल आर्ट मूवी में है। आउच, ये दर्दनाक है। घोस्ट और एलेक्स को 1 मिनट में 40 से अधिक वार करते देखने के बाद जेम्स हॉल ने घोस्ट की छाती पर भाले के वार को देखकर अपना मुंह खोला। डायना ने अपनी मुट्ठी बाघ की तरह कस ली क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेली में धंसने लगे थे। एलेक्स और घोस्ट के वार करते रहने से युद्ध के मंच पर खून के छींटे फैल गए। जैसे जैसे समय बीतता गया घोस्ट के शरीर पर और अधिक कट दिखाई देने लगे। फिर भी वे एक गतिरोध पर थे जिसने एलेक्स को परेशान कर दिया। एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए एलेक्स ने घोस्ट को उसकी छाती पर एक तेज स्पार्टन किक के साथ कई मीटर पीछे धकेल दिया। वह अच्छा है। उनके वार के बाद सिस्टम ने भी एलेक्स की चापलूसी की। 2 मिनट में उन्होंने कम से कम 100 किक और भूसे का आदान प्रदान किया। उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। माइकल अपने लंबे कोट और टर्टलनेक के साथ लगभग एक भिखारी की तरह लग रहा था जिसमें कई कट और छेद थे। सोच रहा हूं आत्मसमर्पण कर रहा है। हाँ, एलेक्स 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 के प्रशंसकों की जोरदार जयकारे पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। घोस्ट के प्रशंसकों का पूरा मंडप उसकी हालत देखकर चुप हो गया। एथन अवाक रह गई क्योंकि वह घोस्ट के खून से सने घावों को दर्द भरे दिल से देख रही थी। हा 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 हा। माइकल अचानक सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और जयकारे बंद हो गए। दोस्तों, मैं उलझन में हूं, वह क्यों हंस रहा है? बाकी सभी की तरह इशिहारा भी उलझन में था। मुझे नहीं पता, जेम्स हॉल ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुमसे गंभीरता से लड़ रहा हूं? जैसे ही उसने कहा, माइकल ने अपने कंधों को मोड़ा और उसका लंबा कोट और म्यान जिसमें उसकी 2 तलवारें थीं, गिर गईं। अब दर्शक उसके कटे और फटे काले टर्टलनेक के माध्यम से उसकी मांसपेशियों की परिभाषा को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। डायना ने देखा कि माइकल ने अपनी पहले से ही फटी हुई टर्टलनेक को फाड़ दिया, जिससे उसका ऊपरी शरीर दिखाई देने लगा। जिस क्षण उसने उसका शरीर देखा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। एलेक्स के शरीर के विपरीत जो चिकना और ठीक था, घोस्ट का शरीर निशानों से भरा हुआ था। माइकल की मांसपेशियों की परिभाषा की तुलना में एलेक्स कहीं भी उसके करीब नहीं था। माइकल के शरीर की प्रत्येक मांसपेशी अलग अलग बनाई गई थी और एक संपूर्ण मांसपेशियों वाले शरीर को बनाने के लिए एक साथ चिपकी हुई थी। मांसपेशियों की परिभाषा के अलावा माइकल के शरीर की प्रत्येक मांसपेशी एलेक्स की तुलना में बड़ी थी। उसके शरीर पर निशान देखकर डायना का दिल दुख गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके बेटे को उन सभी निशानों को पाने के लिए क्या करना होगा। माइकल ने एपीडी के माध्यम से हीलिंग पोशन इंजेक्शन को धीमा कर दिया। वह नहीं चाहता था कि समन्वयकों को उस पर हीलिंग पोशन का उपयोग करने का संदेह हो। अगर नंगी आंखों से कट गायब हो जाते तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होने का संदेह होता। इसलिए माइकल ने कट को दर्द और खून बहने दिया। घाव इतने गहरे नहीं थे कि माइकल को जानलेवा चोट लग जाए, लेकिन वे इतने गहरे थे कि उससे खून बहने लगा। खून और निशानों के साथ उसका शरीर किसी सुपर मैग्नेट की तरह सभी की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जिन लड़कियों की आंखों में एलेक्स के शरीर को देखकर चमक आ गई थी, उनकी आंखों में माइकल को देखते हुए जुनून और इच्छा की ज्वाला थी। अगर एलेक्स आग की तरह गर्म था तो माइकल लावा की तरह गर्म था जिसने युवा लड़कियों के दिलों को पिघला दिया। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 4000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 3000 बदमाश अंक। अल्पविराम। अधिसूचना की आवाज़ उसके दिमाग में पागल हो गई। अपने मंत्र और कौशल को अपग्रेड करने के बाद उसके पास 50,000 अंक बचे थे, लेकिन इस समय अंक 150,000 के निशान को पार कर रहे थे और धीमा नहीं पड़ रहे थे। मैं बस एक बच्चे के साथ खेल रहा था, एक बच्चा जिसके पास भाला है। जब घोस्ट ने ये शब्द कहे तो एलेक्स की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई।
अगले ही पल डायना ने देखा कि घोस्ट ने उसके नीचे मंच पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन पर पड़ी तलवारें सीधे उसके हाथ में आ गईं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अजेय शक्ति का उपयोग करके तलवार को नियंत्रित कर रहा था। चिपक जाओ। माइकल ने अपनी दो तलवारों को आपस में रगड़ा, जिससे सुनहरे लाल रंग की चिंगारी निकली। प्रसारण धुनें माइकल के चेहरे पर केंद्रित थीं ताकि विशाल दर्पणों में उसकी मुस्कान प्रसारित हो सके। चलो इसे समाप्त करते हैं। क्षमा करें, मैंने अध्याय रिलीज करने का पैटर्न तोड़ दिया। मुझे लगा कि आप लोग और लड़कियां लड़ाई देखना पसंद करेंगे। मुझे बताएं कि आप अगले अध्याय में या 2 गया अध्यायों के बाद लड़ाई देखना चाहते हैं। छाती और कंधे पर लगे घावों से बहते खून के बावजूद माइकल चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ एलेक्स की ओर बढ़ा। एलेक्स के बाइसेप्स तब और भी बड़े हो गए जब उसने भाले को और भी कसकर पकड़ा। इस बार एलेक्स ने माइकल पर इतनी तेज गति से हमला किया कि कई लोगों को संदेह था कि आग की ऊर्जा के बिना इतनी तेज गति से आगे बढ़ना संभव भी है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अखाड़ा कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन इस समय अखाड़े में एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि टिप्पणीकार भी चुप रहे। सभी की निगाहें एलेक्स और माइकल पर टिकी थीं। ये सबसे प्रतीक्षित दृश्य था जिसने नॉर्विन को भी अपना फल गिराने और लड़ाई को देखने पर मजबूर कर दिया। जब भाला घोस्ट के गले से कुछ इंच की दूरी पर था तो उसने भाले को चकमा दे दिया। हालांकि उसने न केवल और भी तेज गति से बचाव किया, बल्कि तलवार की मूठ से एलेक्स के सिर पर भी वार किया। बहुत धीमा, माइकल ने हंसते हुए कहा, जिससे एलेक्स ने तुरंत अपना भाला घुमाया। फिर से लोगों ने देखा कि घोस्ट बिना पसीना बहाए भाले से बच निकला। इस बार माइकल ने अपनी तलवार की सतह से एलेक्स की पीठ पर वार किया। एलेक्स के पहले वार से पहले ही उसे एक और वार मिला। वार की ताकत से एलेक्स की बेदाग चिकनी गोरी त्वचा पर 2 लाल रेखाएं बन गईं। माइकल एलेक्स के पीछे खड़ा था, इसलिए एलेक्स ने भाले के बट से माइकल की आंत पर वार करने की कोशिश की। उसने भाले को जल्दी से अपने करीब खींच लिया। टिंग! एलेक्स चाहे कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, माइकल ने अपनी तलवार की झटक से भाले को आसानी से मार दिया। माइकल की तलवार और एलेक्स के भाले के बीच टकराव से तेज टिंग की आवाज के साथ चिंगारी निकली। अब आत्मसमर्पण करो एलेक्स, माइकल ने अपनी 2 तलवारों से एलेक्स के चेहरे पर वार करने से पहले हंसते हुए कहा। एलेक्स अपना आपा खो रहा था क्योंकि चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, घोस्ट उससे भी तेज चलता था। घोस्ट की गति से भीड़ पूरी तरह से दंग रह गई। तलवारबाजी के बारे में जानने वाले लोग माइकल की तलवारबाजी की महारत को देखकर दंग रह गए। खासतौर पर अरागोथ के तलवारबाज डेरियस की बोलती बंद हो गई। अपने 70 साल के प्रशिक्षण में वह घोस्ट की तलवारों की प्रतिभा के करीब भी नहीं पहुंच पाया। घोस्ट की हर चाल सरल और सुंदर लगती थी, फिर भी केवल डेरियस जैसे लोग ही समझ पाते थे कि जो वह कर रहा था उसे करना कितना मुश्किल था। कई आम लोगों की सोच के विपरीत तलवार सबसे शक्तिशाली ब्लेड हथियार नहीं था, बल्कि भाला था। भाला तलवार से कहीं बेहतर था। फिर भी तलवार पर घोस्ट की महारत ने एलेक्स के भाला चलाने के कौशल को पूरी तरह से फीका कर दिया। एक हाथ से तलवार चलाने के कौशल में महारत हासिल करने के लिए दशकों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती, सिवाय इसके कि घोस्ट केवल 21 साल का था और उसे लगता था कि उसने 2 तलवारें चलाने में महारत हासिल कर ली है। अगर डेरियस घोस्ट से बड़ा नहीं होता और उसमें घमंड और अहंकार नहीं होता, तो वह घोस्ट से उसे अपना शिष्य बनाने के लिए कहता। इस तथ्य के साथ कि वह घोस्ट को छू भी नहीं सकता था, उसके शब्दों ने एलेक्स को पागल कर दिया। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं एलेक्स। थप थप थप। एलेक्स ने अपने भाले के हर वार को चूक दिया, लेकिन घोस्ट की तलवारों से वार झेलता रहा। डायना जानती थी कि उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उसने ऐसा किया। एथन को घोस्ट की हर हरकत ने उसे हैरियट की याद दिला दी। वह हमारा बेटा है, बिल्कुल। एथन की आंखों के कोने में एक छोटी सी आंसू की बूंद बन गई। घोस्ट को एलेक्स के साथ खेलते हुए देखकर सेलिना ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसके माथे की नसें उभरने लगीं। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। बेटा! थप! इस बार घोस्ट ने एलेक्स के मुंह पर तमाचा मारा। एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि उसने भाले को अर्धचंद्राकार आकार में घुमाया, लेकिन माइकल से पूरी तरह चूक गया। एलेक्स ने घोस्ट की एथलेटिक क्षमता का गलत अंदाजा लगाया। जब उसने भाला घुमाया तो घोस्ट ने अपनी पीठ को ऐसे मोड़ा जैसे उसकी रीढ़ रबर की बनी हो ताकि भाले से पूरी तरह बच सके। भाला घोस्ट की नाक को छूकर ही निकल पाया। डिडल डिडल। एथन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसने घोस्ट के मुंह से ये शब्द सुने। हैरियट हंट उर्फ डायना मारने से पहले एक कविता सुना करती थी। वह उसे मारने वाला है। क्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पता था कि घोस्ट किसी को मारने से पहले छोटी कविता सुनाता है। हम बहुत हैं। एलेक्स ने देखा कि घोस्ट की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई क्योंकि वह उस पर टूट पड़ा। एलेक्स ने अपने भाले का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार घोस्ट की बिजली जैसी गति के कारण वह असफल हो गया। पलक झपकते ही माइकल ने अपने और एलेक्स के बीच की दूरी को कम कर दिया। थोड़ा नहीं, सेलिना मॉर्निंग स्टार पैविलियन पर खड़ी होकर चिल्लाए।
छोटा शब्द सुनते ही एलेक्स के दिल और गले में बहुत तेज दर्द हुआ। अगले ही पल दर्द कई गुना बढ़ गया क्योंकि एलेक्स को लगा कि भाले पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। उसने अपनी सारी ताकत खो दी। आह, एलेक्स ने मुंह से खून भरा हुआ कहा। सभी की चौंकती निगाहों के सामने माइकल ने एलेक्स को कटार की तरह जमीन से उठा लिया। भाला जमीन पर गिर गया जबकि एलेक्स का खून माइकल पर बह रहा था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। माइकल ने तुरंत दोनों तलवारें घुमाईं, जिससे समन्वयकों को एलेक्स को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भी माइकल ने इस पर भरोसा नहीं किया और उसने एलेक्स के गले में घुसी तलवार को वापस खींच लिया। जब उसने तलवार वापस खींची तो गर्म खून बह निकला। कुछ ही समय में उसने एलेक्स की आंखों के बीच में चाकू घोंप दिया। एलेक्स की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। समन्वयक, टिप्पणीकारों और समन्वयकों सहित सभी को अपनी हैरानी से बाहर आने में कुछ पल लगे। इशिहारा तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और समन्वयकों पर चिल्लाने लगी। माइकल एलेक्स के घावों से बहते खून में पूरी तरह से लथपथ था। वह कई लोगों की नज़र में शैतान जैसा दिख रहा था। एलेक्स के आंखें बंद करने के कुछ पल बाद समन्वयक जल्दबाजी में मंच पर उतरे। फिर भी माइकल ने एलेक्स के शरीर को नीचे नहीं रखा। डायना का दिल अपने बेटे को इस तरह देखकर धड़क उठा। यह उसका वह अंधेरा पक्ष था जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी। माइकल को इस तरह देखकर केवल एश्टन के चेहरे पर मुस्कान थी। विशाल दर्पणों में भीड़ बिना पलक झपकाए माइकल के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर गहरा लाल खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। जब वह मुस्कुराया तो कई लोगों को बेहोशी जैसा महसूस हुआ। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए बहुत भयानक था। तुम्हें अपने भाई को चेतावनी देनी चाहिए, नॉर्विन ने मुंह बिचकाते हुए एलिसिया से कहा। और एंड्रूज, जैसे ही पवेलियन में सन्नाटा छा गया, डायना की गंभीर आवाज़ ने एलिसिया का ध्यान खींचा। इस बीच गया की गुफा में नूह गुफा की दीवार पर हाथ जोड़कर झुका हुआ था। नूह द्वारा उसे उसके असली नाम से पुकारे जाने की बात सुनकर गया के माथे पर काली रेखाएं पड़ गई थीं। वह अभी भी भूत द्वारा दिया गया मुखौटा पहने हुए थी। मुखौटे के बावजूद नूह ने उसकी पहचान जान ली। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे। जब उसने सोचा कि वह अब और मुसीबत में नहीं पड़ सकती, तो वह मुसीबत के गहरे गड्ढे में गिर गई। सभी लोगों में से नूह को ही उसका रहस्य पता चला, एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल अभिभावकों से बल्कि उसकी सौतेली बहन से भी जुड़ा था। उसके रहस्य के अलावा उसने हाइड्रा को भी देखा। उसे मारने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन भूत ने उसे नूह के बारे में चेतावनी दी। इस समय गया की प्रवृत्ति ने उसे भूत की चेतावनी पर ध्यान देने के लिए कहा। तुम्हारी बहन और पूरा नागालैंड सोचता है कि उन्होंने तुम्हारी खेती को अपंग बना दिया है। उन्हें एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ेगा, नूह ने ठहाका लगाया जबकि वेदोरा ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और गया की गोद में उतर गए। 3 सिर वाला हाइड्रा, बढ़िया, उसके शब्दों ने गया को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वेदोरा की प्रजाति के बारे में जानता हो। तुम घोस्ट से बहुत दूर हो, क्या उसे पता है कि तुम यहाँ हो? नूह पैंथर्स की 2 लाशों की ओर चला गया, जबकि वह अभी भी गया से नजरें मिलाए हुए था। बेशक उसे नहीं पता, अगर उसे पता होता तो वह तुम्हें यहाँ नहीं भेजता। खासकर अगर उसे पता होता यही वह जगह है जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन और पिता तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। नूह ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक हरी लौकी दिखाई दी। दूसरी ओर गया अब उसकी बकवास सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका। हंफ, चिंतित, मेरी प्यारी बहन ने मुझे जेल में डाल दिया जबकि मेरे साल के पिता ने मुझे अपंग बना दिया। इसलिए मुझे माफ़ करें कि मैं तुम्हारी मुंह से निकली बकवास पर विश्वास नहीं कर पाया। हा हा हा। अप्रत्याशित रूप से नूह हंस पड़ा और लौकी से निकला हरा तरल शवों पर डाल दिया। तुम्हारी बहन भोली है और तुम्हारे पिता, वैसे मैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारे पिता एक कामचोर हैं। मेरा मतलब है, किस तरह का पिता अपने पहले बच्चे को अपंग बना देगा? गया नूह के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान थी, लेकिन उसे लगा कि कोई ना कोई लेकिन आने वाला है। लेकिन तुमने रिश्वतखोरी, हत्या और मेरा पसंदीदा सामूहिक हत्या जैसे अपराध किए हैं, जैसा कि उसने कहा। नूह ने अपनी उंगली चटकाने से पहले लौकी को शवों के साथ फेंक दिया। जब उसने चटकाया तो उसके हाथ से आग का एक पाक निकला और शवों की ओर बढ़ा। जिस क्षण चिंगारी तरल से टकराई, गहरे हरे रंग की लपटें शवों को घेरने लगीं। अगर आपको लगता है कि सीरियल बलात्कारी जिन्होंने मेरे सैकड़ों लोगों का बलात्कार किया और उन्हें मार डाला, निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो आप जानाली की तरह ही भोले हैं। गया खड़ा हुआ, धीरे से वेदोरा को अपने कंधे पर रखते हुए। चूंकि उसने उन्हें देखा था, इसलिए उन्हें छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या आपको पता है कि जब आपने जेल को जला दिया था तो एक परिवार अपने पिता को अलविदा कहने गया था और एक परिवार नागालैंड छोड़ने से पहले अपने भाई से मिलने गया था, एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में। नूह के आगे बोलते ही गया का दिल धड़क उठा। एक परिवार में 2 11 साल के बच्चे और एक माँ थी और दूसरे में एक 8 साल का बच्चा था, 2 15 साल के और दादा दादी 60 साल के।
उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें जिंदा जला दिया गया? तुम क्या कह रहे हो? गया ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह नूह की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अपने जीवनकाल में उसने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी। जब उसने सुना कि वह कई मासूम लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है तो वह सामान्य रूप से सांस भी नहीं ले पा रही थी। यहाँ नूह ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक चर्मपत्र दिखाई दिया। उसने चर्मपत्र गया की ओर फेंका। उसके हाथ कांप उठे। अपने शरीर के हर रेशे में हिम्मत जुटाते हुए उसने चर्मपत्र खोला। चर्मपत्र पर नागालैंड की शिखा थी, एक कोबरा सुनहरे खंजर के चारों ओर लिपटा हुआ था। शिखा के नीचे नामों की एक लंबी सूची थी। उसे उन नामों से परिचय की आवश्यकता नहीं थी, वे जेल में बंद लोगों के नाम थे जिन्हें उसने जलाकर राख कर दिया था। उनके नाम लाल रंग में थे, लेकिन जब उसकी नज़र सूची के अंत में पड़ी तो हरे रंग की स्याही से कई नाम लिखे थे। इन नामों को वह पहचान नहीं पाए। ये सूची तुम्हारे अपने कुलीनों द्वारा बनाई गई थी, तुम्हारी माँ द्वारा बनाई गई टीम। शीर्ष पर शिखा गया के लिए यह इस बात का सबूत था कि यह चर्मपत्र अभिजात वर्ग द्वारा बनाया गया था। शिखा सरल लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में एक रून था, इसलिए इसे कहीं और बनाना बहुत मुश्किल था। लोगो बनाने का ज्ञान केवल अभिजात वर्ग के पास था। अभिजात वर्ग उच्च प्रशिक्षित नागाओं का एक समूह था जो केवल रानी को जवाब देते थे। वे साहस, दया, न्याय, विश्वास, शक्ति और आशा के प्रतीक थे। गया की मां ने राज्य के अंदर और बाहर के खतरों से राज्य की रक्षा के लिए इस अभिजात वर्ग के समूह का गठन किया था। जब उसने समूह बनाया तो वह चाहती थी कि भविष्य में गया उनका नेतृत्व करे, लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु और गया के पिता की दूसरी शादी ने गया की सौतेली मां को अभिजात वर्ग को नियंत्रित करने दिया। चूंकि अभिजात वर्ग सम्मान से बंधे थे, इसलिए वे गया की सौतेली मां के प्रति जवाबदेह थे, क्योंकि वह नागालैंड की रानी थी। चर्मपत्र पर गिरने से पहले प्रत्येक आंख में एक आंसू बना। यह आत्मदोष और सदमे का आंसू था। लोग मुझे एक आत्मधर्मी मूर्ख समझते हैं, लेकिन वे ये समझने में विफल रहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं किसी निर्दोष को पीड़ित होने का कारण नहीं बनना चाहता, नूह ने गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी एक बुराई को मारना 100 और बुराइयों के उभरने का कारण बन जाता है, और एक निर्दोष को मारना 100 बुराइयों को जीतने देने जैसा है। माइकल और नूह के इस पर बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण थे। जहां तक माइकल का सवाल है, अगर 100 बुराइयों को मारने से एक निर्दोष की जान जाती है तो वह 100 बुराइयों को मार देगा। लेकिन अगर वह नूह होता तो वह 100 बुराइयों को जाने देने की कीमत पर उस एक निर्दोष की जान बचाता। तुम उसे ये सब क्यों बता रहे हो? अयाग गया को दुखी नहीं देख सका। उसके बारे में सोचना भी मत, भूत तुम्हें मार डालेगा, सबा ने नोहा पर दांत पीसते हुए कहा। हालांकि नोहा मुस्कुराया। अगर मुझे तुम्हें बताना होता तो मैं बहुत पहले ही बता चुका होता। भूत ने मेरी बहन और माँ को बचाया, मैं उसका आभारी हूँ। यह मैं एहसान चुका रहा हूँ। कोई भी मुझसे नहीं सुनेगा कि तुम गया हो, लेकिन अगर तुम अपनी पहचान हमेशा के लिए छिपाना चाहते हो तो तुम्हें एक बेहतर मुखौटा ढूंढना होगा, या फिर जब किसी दिन कुलीन लोग तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम उसे चोट पहुंचाओगे। गया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन जब उसने अपने मन में घोस्ट का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसका डर और उदासी गायब हो गई। उसे भरोसा था कि वह किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेगा। कुछ लड़कियों के विपरीत जो केवल लड़के के लिए परेशानी लाती हैं, वह घोस्ट तक पहुंचने से पहले सभी परेशानियों को रोकना चाहती थी। मुझे यकीन है कि तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ नहीं हो। गया ने आखिरकार चर्मपत्र से अपनी नज़र हटाकर नूह की ओर देखा। तुम्हारे पिता मर रहे हैं। गया का दिल एक बार फिर धड़क उठा जब उसने उस पर एक और बम गिराया। केवल एक चीज़ जो उसे बचा सकती है वह है 5 सिर वाले सांप का दिल, और मुझे लगता है कि तुम उसी 5 सिर वाले सांप के लिए यहाँ हो जिसकी मुझे तलाश है। अगर हम अपने अपने तरीके से नाग की तलाश करेंगे तो हम मारे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ताकतों को मिला लें तो हम दोनों जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। उसे क्या हुआ? नूह के साथ काम करने के प्रस्ताव का जवाब देने के बजाय गया ने अपने पिता के बारे में पूछा। किसी ने उसे जहर दे दिया। गया अपने पिता के गुस्से से अचानक भड़क उठी और अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को नहीं रोक पाए। वह अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन जब उसने सुना कि किसी ने उसे जहर दे दिया है तो उसका खून खौल उठा। मुझे पता है कि तुम दिल के बिना अपना नाग परिवर्तन पूरा नहीं कर सकते। तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो, गया ने नूह को टोकते हुए कहा। यह उसकी बेटी के रूप में मेरा आखिरी पुत्रवत कार्य होगा। एक दिन मैं उसके चेहरे पर यह बात रगड़ दूंगी कि मैंने उसे जीने दिया। गया ने उसे वापस देने के बजाय चर्मपत्र को अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी में रख लिया। वैसे भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे अभिभावक दोस्त कहाँ हैं? गया दीवार पर झुककर नूह से पूछ रही थी। हालांकि उसने सहजता से पूछा, लेकिन वह नूह के बारे में और जानना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में उसके बारे में एक अजीब सी भावना थी। जहां तक उसका सवाल था, वह अपने कोर फॉर्मेशन लेवल 4 की साधना के साथ 5 सिर वाले सर्प से लड़ते हुए मर जाएगा। उसके दिमाग में वह 5 सिर वाले सर्प का नाश्ता बनकर एक बड़ा विकर्षण बन जाएगा। हम आगे कहाँ जा रहे हैं?
अयाग ने पूछा। अयाग को अभी भी नूह पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह इस जगह पर मदद को छोड़ने के लिए मूर्ख नहीं थी। फायर रियल्म हेल सिटी के ठीक बीच में एक शहर है, नूह ने कहा। ओह, तो इस भगवान भुलाए गए स्थान पर वास्तव में एक शहर है। अयाग आश्चर्यचकित थी, उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। हेल सिटी एक अनोखा अस्तित्व है। प्राचीन शैतान चाहे जो भी हो, शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए ये सभी मनुष्यों और अन्य जातियों के लिए एक सभा स्थल बन गया है। माना जाता है कि ये हेल सिटी फायर रियल्म में सबसे सुरक्षित स्थान है, और जब तक आप शहर के भीतर रहेंगे, आपको जानवरों द्वारा हमला किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी। बाहरी दुनिया की ओर जाने वाली सुरंग साल में केवल एक बार खुलती है, इसलिए हेल सिटी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। लेकिन अब ये फायर रियल्म का सबसे खतरनाक क्षेत्र बन गया है, फायर रियल्म के सबसे गहरे क्षेत्र से अलग नहीं। ऐसा कैसे हुआ? अयाग ने पूछा, जबकि गया चुप रहा। नूह को अयाग को समझाने दिया। वह अपने दिल में उमड़ रही विभिन्न भावनाओं का सामना करते हुए चुप रहना चाहती थी। बहुत सरल, जहां मनुष्य हैं वहां मुसीबत है। अग्नि क्षेत्र में आप कहीं भी मुसीबत पा सकते हैं। प्राचीन जानवरों के बीच, मनुष्यों और अन्य जातियों के बीच, मनुष्यों और मनुष्यों के बीच, हर जगह खून बहता है। यहाँ कोई नियम नहीं है, केवल कच्चा कत्लेआम है। अग्नि क्षेत्र में जीवित रहने के लिए आपको शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता होती है। अभी नरक शहर में सभी प्रकार के बुरे और अच्छे लोग मिले हुए हैं। कुछ शातिर अपराधी हैं जिन्हें महान 9 कुलों में से एक ने यहाँ निर्वासित किया था, या कुछ बड़े संप्रदाय के कुछ प्रतिभाशाली शिष्य जो वास्तविक युद्ध के अनुभव की आग में खुद को ढालना चाहते हैं। जब इतने सारे शक्तिशाली लोग एक ही स्थान पर एक साथ मिलते हैं तो संघर्ष अपरिहार्य है, नूह ने समझाया। कैन ने उसकी हर एक बात को ध्यान से सुना। वह यहाँ की स्थिति को समझ सकता था। अग्नि क्षेत्र में कोई नियम नहीं थे और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत और क्षमता थी। इसके बिना कोई भी व्यक्ति ताकतवर लोगों का शिकार बनकर रह जाएगा। यद्यपि नर्क नगरी किसी व्यक्ति को राक्षसों और शैतानों के हमलों से बचने में मदद कर सकती है, लेकिन यह उन्हें मनुष्यों के बीच संघर्ष से बचने में मदद नहीं कर सकती। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसने सबसे पहले परेशानी को भड़काया हो, अयाग ने कहा। ये लानत है थूसियंस की। थूसियंस शब्द ने गया के विचारों की श्रृंखला को रोक दिया। दर्द, गुस्सा, क्रोध और सब कुछ जो घोस्ट महसूस कर रहा था, उसके दिमाग में कौंध गया। उसने बहुत समय पहले अपनी भावनाओं का एक छोटा सा स्वाद चखा था, फिर भी वह अभी भी महसूस कर सकती थी जैसे कि वे उसके साथ घटित हुए हों। थूसियंस, वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह के छोटे गुटों और राज्यों पर युद्ध कर रहे हैं। हाल ही तक वे केवल छोटे गुटों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब वे ओज़ महाद्वीप के कई राज्यों पर युद्ध कर रहे हैं। ये केवल समय की बात है कि वे एलोन में युद्ध शुरू कर दें। गया को घोस्ट के बारे में चिंता होने लगी। उसे संदेह था कि वह कुछ आत्मघाती कदम उठाएगा, फिर भी वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा मजबूत होना चाहती थी। अगर वह उससे कमज़ोर होती तो मजबूत होने के बाद वह सिर्फ एक बाधा बन जाती, हालांकि यह एक अलग कहानी बन जाती। मुझे लगा कि युद्ध रोकना तुम्हारे गिल्ड का काम है, गया ने हंसते हुए कहा। संरक्षक, मैं मूर्ख नहीं धर्मी हूँ। वे बहुत पहले ही अपना उद्देश्य खो चुके हैं। अब वे सिर्फ भ्रष्ट राजनेता हैं जो बदले में कुछ पाने के बिना उंगली भी नहीं उठाएंगे। एक पल के लिए गया को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसने कभी नहीं सोचा था कि नूह संरक्षकों से घृणा करेगा क्योंकि वह उनमें से एक है। गया के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखकर नूह मुस्कुराया। मैंने लाखों सोना कमाने या सुंदरियां पाने के लिए संरक्षकों में शामिल नहीं हुआ। मेरे पास वे हैं। मैं संरक्षकों में शामिल हुआ क्योंकि मैं उन्हें ज़मीन से ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं किसी का ऋणी हूँ। जब गया उससे कुछ पूछने ही वाला था, तभी नूह ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भविष्य में मैं लोगों की मदद करने के लिए घोस्ट के साथ काम करना चाहूँगा। मुझे पता है कि वह अपना साम्राज्य बना रहा है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बड़े अच्छे काम करें। अग्नि क्षेत्र में बाहरी दुनिया की तरह सूर्योदय या सुंदर सुबह नहीं थी। लाल आकाश बस चमकीला हो गया। ये दर्शाता है कि अंधेरी रात चली गई है। जब गुफा में रोशनी बढ़ी तो गया और नूह ने अपना ध्यान समाप्त किया और गुफा से बाहर निकलने के लिए उठ खड़े हुए। अंदर ही रहो, गया ने वेदोरा को, खासकर अयाग को चेतावनी दी और फिर उन्हें अपने काठी के थैले में वापस रख दिया। वे जल्द ही गुफा से निकलकर नर्क शहर की ओर बढ़ गए। ये सोचकर कि उड़ने से कौवे आकर्षित हो सकते हैं, उन्होंने पैदल चलना चुना। वे दोनों जानते थे कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन बिना किसी परेशानी के नर्क शहर पहुंचने का ये सबसे सुरक्षित तरीका था। अरे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि लोग इस कूड़ेदान में क्यों आना पसंद करते हैं। अयाग ने बाहर झांकने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाए। अधिकांश लोग ऐसा नहीं चुनते। यहाँ के 2/3 लोग अपराधी हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों से निर्वासित किया गया था।
यहाँ तक कि संरक्षकों ने भी क्रूर अपराधियों को जेल में डालने के बजाय यहाँ भेजा था। नूह ने उनके सामने चलते हुए कहा, मुझे लगा कि अपराधियों को जेल में होना चाहिए। जेल महंगी है और उनका रख रखाव करना झंझट भरा काम है। वे एक झटके में भीड़भाड़ वाली हो जाएंगी। शासक उन्हें मौत की सज़ा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर मूर्ख हैं, गया ने हंसते हुए कहा। और सबसे मूर्ख लोग मानते हैं कि उन अपराधियों को दूसरा मौका मिलना चाहिए। नूह ने उनकी बातचीत में अपना सिर नहीं घुसाना चुना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंगूठी में सोने के सिक्के होंगे। मैं भूखा मर रहा हूँ और मैं खाने के लिए किसी को मार भी सकता हूँ, अयाग ने शिकायत की। सोने के सिक्के यहाँ बकवास हैं, बेटा। क्या? अयाग ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। लोग यहाँ जानवरों के कोर का सौदा करते हैं। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि ग्लास रेत कोर हमारे जीवित रहने और तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ वाकई रसीले दिखने लगे हैं, अयाग ने शैतानी हंसी की। उन्हें छिपाकर रखो। हालांकि बहुत से लोग उनकी प्रजाति नहीं जानते, फिर भी वे उन्हें एक विदेशी पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए तुम्हारा शिकार करेंगे, या इससे भी बदतर, वे उन्हें पकड़ लेंगे और प्रयोग करेंगे। अयाग ने नूह की बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। संरक्षकों के पास हेल सिटी में एक सुरक्षित घर है, हम टेक अवे लेंगे। अरे धीरे चलो, मैं किसी संरक्षक के सुरक्षित घर में नहीं रहने वाला। क्या होगा अगर यह एक जाल है? गया ने नूह का पीछा करना बंद कर दिया। तो एक सराय किराए पर लो और वहां रहो। अगर मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था तो मुझे बस अभिजात वर्ग को टिप देना होगा और वे बाकी काम कर देंगे। हेल सिटी फायर रियल्म के ठीक बीच में स्थित थी। यह एक विशाल शहर था जो परिधि में कुछ 100 मील से अधिक फैला हुआ था। यह एक ऐतिहासिक शहर जैसा दिखता था, जिसमें हर जगह गुड़िया के रंग, निशान और निशान थे। ये समय के अवशेष थे जो साबित करते थे कि हेल सिटी लंबे समय से अस्तित्व में थी। कम से कम ये फायर रियल्म की खोज के बाद से यहाँ था। यहाँ से कोई लड़ाई नहीं, गया ने सैडलबैग को थपथपाना चाहा। बस मुझे कुछ खाने को दे दो, अयाग ने चुपचाप फुसफुसाया। मैं अब चुप हो जाऊंगा, गया ने अयाग पर चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वे शहर के मुख्य द्वार की ओर चल रहे थे। हेल सिटी का मुख्य द्वार वास्तव में शहर की दीवार पर एक बहुत बड़ा छेद था और ये शहर के द्वार के मानकों के अनुरूप नहीं था। जब नूह मुख्य द्वार के करीब पहुंचा तो उसका भाव एकाग्र हो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। तुम क्यों हो मुस्कुरा रहे हो? गया ने पूछा। वह नोआ के हाव भाव से कुछ हद तक परिचित थी। जब भी घोस्ट को कुछ अच्छा मिलता तो वह ऐसे ही मुस्कुराता। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन घोस्ट और नोआ एक ही समय में एक जैसे और विपरीत लग रहे थे। इस शहर में छिपे हुए खजाने हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सच्चाई छिपाने के बजाय नोआ ने उसे सच बताया। तुम्हें खजाने का एहसास हो सकता है। किस तरह के खजाने? ऐसा खजाना जो 5 सिर वाले सांप से हमारी लड़ाई को आसान बनाता है। नोआ ने गया से कहा। मैं सोच रहा था कि वे जानवर नर्क शहर पर हमला क्यों नहीं करते। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए और शायद यह इस छिपे हुए खजाने से संबंधित हो। उसने आगे कहा, हमें इसे किसी और के मिलने से पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। नोआ की आंखें चमक उठीं। बहुत उत्साहित मत होइए। अगर आज तक किसी ने खजाने को नहीं खोजा है तो इसे सावधानी से संरक्षित या छिपाया जाना चाहिए। मुझे संदेह है कि हमारी वर्तमान ताकत और क्षमताओं के साथ हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। गया ने नूह के उत्साह को कम कर दिया। मैं भाग्यशाली हूँ, नूह मुस्कुराया। भाग्य? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। तुम्हें पता है कि घोस्ट ने भाग्य के बारे में क्या कहा था? क्या? नूह ने पूछा। उसने कहा कि मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। बस यहीं रुक जाओ। ठीक इसी समय 10 अधेड़ उम्र के लोगों का एक समूह उनके रास्ते में अंधेरी झाड़ियों से बाहर निकल आया और गया और नूह को रोक दिया। ये डकैती है। तुम दोनों अपना सारा सामान अभी सौंप दो, अगर नहीं तो हम इसे तुम्हारी लाशों से ले लेंगे। चेहरे पर एक भयंकर निशान वाला आदमी उन्हें धमकाता है। गया ने 10 आदमियों को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। वे सभी कोर फॉर्मेशन स्टेज 10 पर थे। ये सच था कि वे 10 थे और वे 2 थे, और सामान्य परिस्थितियों में 10 कोर फॉर्मेशन स्टेज योद्धाओं के पास कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज कल्टीवेटर को हराने का अधिक मौका था यदि वे समन्वय के साथ लड़ते। हालांकि गया और नूह सामान्य नहीं थे, वे 2 असामान्य राक्षस थे। उनकी ओर देखते हुए नूह जोर से हंसा। शहर में पहुंचते ही कुछ लुटेरों से टकरा जाना उनके लिए बहुत अच्छी किस्मत थी। इन 10 आदमियों के पास बहुत मजबूत खेती के आधार थे, इसलिए वह जानता था कि उनके पास अधिक राक्षस कोर होंगे। भाड़ में जाओ नूह, हेल सिटी में आपका स्वागत है। मैंने हेल सिटी में डाकुओं के बारे में सुना है। कुछ लोग एक साथ समूह बनाते हैं और मुख्य द्वार के बाहर छिप जाते हैं, और जब वे कमजोर खेती के आधार वाले या हमारे जैसे अकेले लोगों को देखते हैं तो वे हमला करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये लोग वाकई बहुत होशियार हैं। वे सभी गठबंधनों और उनकी ताकत के बारे में विस्तार से जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन नाराज हो सकता है और कौन नाराज नहीं हो सकता।
हालांकि ऐसा लग रहा था कि आज उनका बुरा दिन था। नूह के चेहरे पर अभी भी उसकी हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। अगर तुम सब कुछ दे दोगे जो तुम चुराते हो, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। तुम्हें पता है कि टूटी हड्डियों और बिना राक्षस कोर के अग्नि क्षेत्र में जीवित रहना मुश्किल होगा। नूह ने अपने कंधे उचकाए, फिर उसने गया की ओर देखा। वह बता सकता था कि वह अपना धनुष निकालकर उन्हें मौके पर ही मार डालने के लिए तैयार थी। टूटी हड्डियां, चूंकि तुम कमीनों ने मुझे लूटने का फैसला किया है, इसलिए मैं तुम्हें लूटकर दूसरे नरक में भेज दूंगा। गया की बात सुनकर 10 आदमी चौंक गए। उसकी साधना के आधार के बावजूद वे 10 उसे कम आंक रहे थे क्योंकि वह एक लड़की थी। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करने में सक्षम है। उनके पक्ष में संख्या की श्रेष्ठता ने उनकी आंखें चौंधिया दीं। क्या बकवास है, एक कुतिया इतनी आक्रामक कैसे हो सकती है? अरे क्या बकवास है, हम ही तुम्हें लूट रहे हैं, न कि इसके विपरीत। वर्तमान स्थिति और हमारी ताकत के बीच के अंतर को ध्यान से देखो। जल्दी करो, अपना सारा सामान सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर नहीं तो लोगों का आग के दायरे में मरना बिल्कुल सामान्य है। चलो उसे मार देते हैं और कुतिया को जीवित रखते हैं। वह कुछ दिनों तक हमारा मनोरंजन कर सकती है। बहुत समय हो गया है जब मुझे एक महिला का स्पर्श महसूस हुआ। नूह ने मुड़कर देखा कि गया गुस्से में कांप रहा था। वह पहले से ही उन निर्दोष लोगों के बारे में सच्चाई सुनकर बुरे मूड में थी जिन्हें उसने मारा था, उसके पिता की स्थिति और उसके द्वारा उसकी असली पहचान का पता लगाने के कारण। इन लोगों ने उसके भड़कते गुस्से में घी डालने का काम किया। क्या तुम सच में उसे पहले से ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हो? नूह ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए पूछा। अरे लगता है ये बेवकूफ़ किसी परिस्थिति का अंदाजा लगाना भी नहीं जानते। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। भाइयों चलो ऐसा करते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसे नंगा करके उसे मार देते हैं। हम लड़की को जिंदा रख सकते हैं। इस समूह के नेता जैसा दिखने वाला आदमी जोर से चिल्लाया। 6 आदमी नूह की ओर दौड़े जबकि 4 ने गया को अपना लक्ष्य बनाया। वे होंठ चाटते हुए गया पर टूट पड़े। जहर की लौ गया ने अपने जादू को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह सीधे हत्या करने के लिए चली गई। जहां तक उसका सवाल था, नूह भाग सकता था या जहर से मर सकता था। गया पर टूट पड़े चारों लोग उसके मुंह से पन्ना हरा धुआं निकलता देख दंग रह गए। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह गैस का बादल है जो जहरीली लौ निकली। नूह को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय में इतना शक्तिशाली जादू कर देगी। वह आग से बचने के लिए भाग गया। उसके जहर में मिला हरा पन्ना इतना शक्तिशाली था कि चारों डाकू पलक झपकते ही पिघल गए। बाकी 6 अपने साथियों को इतने कम समय में इतनी भयानक मौत मरते देख दंग रह गए। जैसे ही वे दंग रह गए, गया के हाथों में 2 चांदी के तीर प्रकट हो गए। मरो मादरचौद! वह हवा में उछली और 2 डाकुओं के सामने जा गिरी जो अपने साथियों से कुछ मीटर की दूरी पर थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके सामने है तो उसने तीर सीधे उनके गले में घोंप दिए। मरो मरो मरो! उसने तीर वापस ले लिए क्योंकि उनके गले से खून बह रहा था, फिर भी वह उन्हें बार बार घोंपती रही। उनके शरीर से बहते खून ने उसकी गोरी त्वचा और चांदी की पोशाक को लाल कर दिया। जानाली सही थी, वह एक हत्यारी मनोरोगी है।